हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम जनरल साइंस बायो के अंडर एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द यूनिट नंबर 11 हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स बना के रखा है कि हमें पूरे यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और किस सीक्वेंस के साथ कवर करने हैं, राइट। तो मेन कंटेंट तक जाने से पहले ये इंडेक्स आप एक बार देख लें। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, एक बेसिक सी डेफिनेशन जानेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, राइट, जैसा कि हम हर एक चैप्टर में करते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिजीज, यानी कि ग्राफ के फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी कि डिजीज को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, मेन तो हमारी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जिसे हमें पूरे यूनिट में पढ़ना है। लेकिन सिर्फ यही दो डिजीज नहीं होती हैं, आपकी कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिजीज होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज होती हैं। तो वो क्या होती हैं, किस तरह से हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे। देन हम वन बाय वन सबके डेफिनेशन समझेंगे विद एग्जाम्पल की होता क्या है। उसके बाद हम अपने मेन कंटेंट पे आएंगे, दैट इज द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मानिए जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एकदम से फैल जाती है, एंड नॉन कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली नहीं होती है, ठीक है। इनके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज को इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द मेन कंटेंट जो कि है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मेनली दो तरह से, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज एंड डिजनरेटिव डिजीज। उसके बाद हमारा आता है कम्युनिकेबल डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है दैट कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी हमारी होती हैं। बैक्टीरियल डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, वॉर्म डिजीज, फंगल डिजीज। इसको तो बिल्कुल आपको घोट के पी लेना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद ये सारा पार्ट ना हमारा बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट होता है ना, एक तो ये हो गया। सम वायरल डिजीज इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में भी कुछ डिजीज होती हैं, 5-6 डिजीज हैं, वो भी हम देखेंगे। वैक्सीनेशन क्या होता है, कौन कौन से डिजीज के लिए कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। अच्छा, मीजल्स के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, डिप्थीरिया के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है ना, ये सब हम यहाँ पे जानेंगे। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इन दो टर्म्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर करूंगी। उसके बाद आते हैं कि ड्रग्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। सबका अलग अलग काम है, विद एग्जांपल हम जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्स, जो कि हमें पूरी वीडियो में पढ़ना है। चलिए इसी के साथ अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। यूनिट नंबर 11 हेल्थ एंड डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमें इस यूनिट के अंडर कवर करनी है, बट एज ऑलवेज हम इसे कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज का वीडियो जो हमारा है वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, प्लस डिजीज को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो आपको बर्थ के टाइम पे ही होती हैं, है ना, हेरिडिट्रिक होती हैं, जेनेटिक होती हैं। कुछ ऐसी है जो हम दुनिया में आते हैं उसके बाद यहाँ पे एक्वायर करते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। फिर उसके बाद एक्यूट डिजीज क्या होती हैं, क्रॉनिक डिजीज क्या होती हैं, है ना, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं। ये सारी टर्म्स हमें आज के वीडियो में कवर करनी है विद एग्जांपल्स, राइट। तो आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। सबसे पहले आता है, देखिए टॉपिक का नाम क्या है, हेल्थ एंड डिजीज। तो डिजीज यानी बीमारियों तक पहुंचने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गुड हेल्थ का क्या मतलब होता है, हेल्थ का क्या मतलब होता है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। कोई पर्सन बिल्कुल ठीक है ना, अच्छा फील करता है, खुश है, हेल्दी है, फिट है ना, तो वेल बीइंग माने उसका बॉडी जो है वो सही है। अब हम हेल्थ को सिर्फ फिजिकल फिटनेस की फॉर्म में नहीं ले सकते, ठीक है ना। हेल्थ में आता है आपका फिजिकल वेलबींग, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। फिजिकल लेवल पे, शारीरिक स्तर पे आप हेल्दी होने चाहिए, मेंटल लेवल पे आप हेल्दी होने चाहिए, सोशली आप हेल्दी होने चाहिए, इमोशनली भी आप स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको अपनी अच्छी हेल्थ मेंटेन रखनी है तो उसके लिए 3 मेन पिलर्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना जरूरी है। बैलेंस्ड डाइट, ये जो जंक फूड आता है या ऐसी चीजें जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती हैं, इन्हें ना खाएं, इग्नोर करें जितना हो सकता है। छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है, दौर ही ऐसा है, कभी ना कभी पाला पड़ जाता है, ऐसी चीजें खानी पड़ जाती हैं, है ना, तो और खुद से मन भी करता है। लेकिन जितना हो सके आप वेजिटेबल्स या घर के खाने पे डिपेंडेंट रहे, बैलेंस्ड डाइट लें। पर्सनल हाइजीन, अपने बॉडी के हर एक पार्ट को साफ सुथरा रखना, ये भी तो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड रेगुलरली एक्सरसाइज करें, बहुत देर प्रोफेशनल पूरे वो नहीं बन जाना, है ना, लेकिन
थोड़ा बहुत जितना हो सके एक्सरसाइज करनी है। तो ये 3 मेन पिलर्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं मतलब आप हेल्दी ही रहेंगे। अब ये डिजीज का कंसेप्ट कहाँ से आ जाता है, तो देखिए जब हमारे बॉडी का एक ऑर्गन या कोई सिस्टम या कोई पार्ट अच्छे से काम करना बंद कर देता है, जिस तरह से उसे काम करना चाहिए वो उस तरह से काम नहीं कर पाता है, तो हमें ना उस टाइम समझ जाना चाहिए कि कोई डिजीज हो गई, क्योंकि हमें ऐसे साइंस मिलते हैं, ऐसे सिम्टम्स मिल जाते हैं जिससे ये पता लग जाता है कि अब कोई बीमारी हमें लग चुकी है। फॉर एग्जाम्पल हम इजीली सांस नहीं ले पा रहे हैं। अरे सांस लेना तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ साथ में सांस भी तो ले रही हूँ, है ना, तो उसकी कोई आवाज नहीं आती, कोई खुद से कुछ करना नहीं पड़ता है ना। लेकिन अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, बात तो छोड़िए, आप वैसे ही सिंपली सांस नहीं ले पा रहे हैं, मतलब कोई बीमारी आपको लग चुकी है, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज आपको लग चुकी है। जस्ट एन एग्जांपल, है ना। अब डिजीज को आप कैसे क्लासिफाई या कैसे अच्छे से कहेंगे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो डिजीज होती है एन अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ बॉडी इन विच द एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर डिस्टर्ब्ड। हमारी बॉडी को किस तरह से फंक्शन करना चाहिए, है ना, हमारे कौन से बॉडी पार्ट का क्या फंक्शन है, अगर वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स कि हमें कोई डिजीज हो गई है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि ये होती है, इसमें आप बोलेंगे जो साइंटिफिक स्टडी होती है कि हमारे पार्ट्स किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किस तरह से उनकी फंक्शनिंग होती है ना, वो सब कुछ इसमें आता है कि अच्छा स्टमक यहाँ पे है, किडनी यहाँ पे होती है, लीवर यहाँ पे होता है, लंग्स यहाँ पे होता है ना, तो प्लस उनकी साइंटिफिक स्टडी कि वो सही से वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं नहीं, वो सब हम एनाटॉमी के अंडर पढ़ते हैं। तो डिजीज समझ में आ गया क्या होता है। अब आपको डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं है, बट आजकल एग्जाम्स का स्टैंडर्ड ऐसा हो गया, या तो आपसे कोई डेफिनेशन उठाएंगे ना, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे, और हमने तो हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है पढ़ ही नहीं रखा होता, सीधे पहुंच जाते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे। ये सारी चीजें तो हम भूल ही जाते हैं कि एग्जिस्ट भी करती है ना, या फिर वो इसमें ही कोई डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो दोनों तरफ से हमें लॉस हो जाता है। तो हर एक टॉपिक जितना पॉसिबल हो सके डिटेल में पढ़ें, बाकी फिर ऊपर वाले पे छोड़ दें और एग्जामिनर पे छोड़ दें। ठीक है जी, चलिए अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया, अब हम पूरी वीडियो में हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। देखिए डिजीज को आप 2 तरह से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपली। एक आपकी आती है कॉन्जेनिटल डिजीज, कंजेनिटल डिजीज, दूसरी आती है एक्वायर्ड डिजीज। थोड़ा थोड़ा मैं आपको साथ में बताते चलती हूँ, बाकी हमें इन्हें अच्छे से डिफाइन करेंगे अभी वीडियो में, है ना। देखिए कॉन्जेनिटल डिजीज वो होती हैं जो हमें बचपन से होती हैं, बचपन से भी नहीं कहेंगे, हमें जेनेटिकली होती है, हमें जो है जैसे हम पैदा होते हैं उस टाइम से हो गई होती हैं कुछ बीमारियां। ठीक है, अब इसमें आप एग्जांपल ले लो कि जैसे बीपी शुगर होता है ना, तो कुछ लोगों के पेरेंट्स को बीपी शुगर होता है, तो वो हमें भी हो ही जाता है ना। तो आप देखेंगे कई बार 9-10 साल का बच्चा से बीपी है, अरे 10 साल के बच्चे को कैसे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, है ना। तो वो कुछ जेनेटिकली डिजीज होती हैं। एक होती है एक्वायर्ड डिजीज, आप दुनिया में आए, आपने आसपास सब कुछ देखा, लेकिन फिर आपको कोई डिजीज हो गई। इसका बेस्ट एग्जांपल कैंसर ले लो, है ना। कैंसर है तो वो थोड़ी हमें हमारी माँ से होगा या हमें जेनेटिकली वो होगा, है ना। वो क्या है, आपको एक एक्वायर्ड डिजीज है, दुनिया में आया और उसके बाद यहाँ पे हुई। प्लस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर आप किसी कैंसर वाले पेशेंट के पास बैठते हो, उसका काम करते हो, तो वो आपको ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो हमारी कॉन्जेनिटल डिजीज है इसका तो यहीं पे खत्म हो गया। अब फर्दर क्लासिफिकेशन चलता है एक्वायर्ड डिजीज का। एक्वायर्ड डिजीज को आप क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, कितने लंबे टाइम तक जो है वो बीमारी चलेगी। अगर थोड़े टाइम के लिए चलेगी तो उसे हम बोल देंगे एक्यूट डिजीज, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी तो हम उसे बोल देंगे क्रॉनिक डिजीज। दूसरी साइड पे आता है डिपेंडिंग अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे वो ट्रांसमिट हो रहे हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक, है ना, इसके आधार पर भी हम एक्वायर्ड डिजीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। ये 2 वो डिजीज है जो आपको हर बुक में मिल जाएंगी। कम्युनिकेबल जैसे जुकाम होता है, खांसी होती है, हम जिसे कॉमन कोल्ड बोलते हैं, फीवर, है ना, तो ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज है। एक पर्सन जो कि बीमार है उसके पास आप बैठेंगे आपको भी हो जाएगा, है ना। नॉन कम्युनिकेबल अगेन कैंसर है, डायबिटीज है, वो नॉन कम्युनिकेबल है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये सब कुछ हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, प्लस नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी ना उसमें हम सोनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को देखेंगे, क्योंकि खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है और मेनली आपको फिर आगे चल के कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल ही पढ़ना है। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ हम समझेंगे एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। सो
यहाँ तक पहुंच गई हैं, अभी तक नोट्स मेकिंग स्टार्ट नहीं की है, इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं। या तो आपके अपने नोट्स बन रखे हैं या तो आपकी कमांड जनरल साइंस के ऊपर बहुत अच्छी है, तब तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं नोट्स बनाना, स्किप कर सकते हैं। बट कमांड भी अच्छी नहीं है, नोट्स भी नहीं पढ़ी है और एग्जाम भी सर पे है, कैसे तैयारी करेंगे? ठीक है ना, तो साथ साथ में तैयारी करें। आप चाहें तो यूनिट नंबर 11 से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको शुरू से बिल्कुल बिगिनिंग पे जाना है तो मेरे YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके बायोलॉजी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंजेनिटल डिजीज के साथ। वन बाय वन यहाँ पे हर एक डिजीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे। कंजेनिटल डिजीज क्या होती हैं? ऐसी बीमारियां जो हमें बर्थ के टाइम पे ही लग जाती हैं, जैसे ये पैदा होती है उस टाइम हमें वो डिजीज हो चुकी होती है। इसमें आता है आपका एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज इन एन ऑर्गेनिज्म। शारीरिक रूप पे कोई खराबी है ना, तो वो बचपन से ही होगी, या फिर एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम है वो भी बचपन से ही होगी। एनाटॉमिकल मैंने आपको समझाया भी, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, दैट साइंटिफिक स्टडी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल बॉडी एंड हाउ इट्स पार्ट्स आर अरेंज्ड। हमारी बॉडी को कौन सा पार्ट कहाँ पे अरेंज्ड है, कैसे फंक्शन कर रहा है ना, तो जो पार्ट जहां पे वहीं पे होना चाहिए, आगे पीछे ट्रांसफर हुआ मतलब उसकी फंक्शनिंग भी इम्पैक्ट होगी, है ना। नेक्स्ट आता है मेन कॉज। अब क्या ऐसा रीजन है कि हमें कंजेनिटल डिजीज होती है? तो बचपन से होती है ना, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये हमारी जेनेटिकल होती है, हेरिडिटरी एरर्स होती हैं, बर्थ के टाइम के डिफेक्ट्स होते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर माँ को प्रेगनेंसी में खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशनल चीजें अच्छे से नहीं मिल रही हैं, तो बच्चा भी थोड़ा वीक ही होता है। बर्थ पे डिफेक्ट्स होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को कहीं पे चोट लग जाए, पेट में गिर जाए, लग जाए, कुछ भी हो जाए तो वो बच्चे में डिफेक्ट आ सकते हैं, है ना। तो ये सारे मेन कॉज होते हैं कंजेनिटल डिजीज के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड डिजीज। अब एक्वायर्ड डिजीज माने आप दुनिया में कदम रखते हो और उसके बाद एक्वायर करते हो, ठीक है ना। तो ये डेवलप होती है आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद जो डिजीज उसे होती है कुछ टाइम के बाद, 40 साल में भी हो सकती है, 15 साल में भी हो सकती है, कोई एज नहीं होती इसकी। बट बर्थ के टाइम पे बच्चा बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, उसके बाद से जो डिजीज वो एक्वायर करता है दुनिया में आके, दोज काइंड ऑफ डिजीज आर नोन एज एक्वायर्ड डिजीज। एंड इन डिजीज को हम पोस्ट फोइटली एक्वायर्ड डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक्वायर्ड डिजीज को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, एंड दूसरा आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिलहाल ड्यूरेशन वाला देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, की जो बीमारी है वो कितने ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए चल रही है। कम टाइम पीरियड के लिए चल रही है तो हम उसे एक्यूट डिजीज बोल देंगे। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चल रही है, लॉन्ग रन के लिए चल रही है तो हम उसे क्रॉनिक डिजीज बोल देंगे। चलिए, ये तो हमने बेसिक समझ लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा जो यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ है उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्यूट डिजीज क्या होती हैं? ऐसी बीमारियां जो दैट लास्ट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बहुत कम टाइम के लिए हमें होती है, जैसे जुकाम होता है, कोल्ड होता है, बुखार होता है ना, इन्हें हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। एंड डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। हमारी हेल्थ के ऊपर लंबे समय तक कोई इफेक्ट नहीं रहता। कॉमन कोल्ड सबको होता है सर्दियों में, कई बार गर्मियों में भी हो जाता है ना। तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए हम बीमार रहते हैं, हमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है? नहीं, ये तो नॉर्मल है, हम बोलते हैं तो होता रहता है ना। तो इस तरह की बीमारियों को एक्यूट डिजीज कहा जाता है। ये जो बीमारियां होती है ना पेशेंट्स में, बहुत जल्दी जो है खुद से ठीक हो जाती हैं। आप दवाई नहीं भी लोगे ना तब भी ठीक हो जाएगी, दवाई ले लोगे थोड़ी जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना। एग्जाम्पल, कॉमन कोल्ड एंड कफ। नाउ सेकेंड डिजीज जो हम क्लासिफाई करते हैं एक्वायर्ड डिजीज को डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन है क्रॉनिक डिजीज। इसका उल्टा, क्रॉनिक डिजीज वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं 5 साल, 4 साल, 10 साल, कई बार लाइफ टाइम तक भी चल जाती है ना। अब ये जो डिजीज होती हैं हमारी लाइफ में ना, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं, आएंगी और बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़कर चली भी जाती हैं, ऐसा नहीं है, बट कुछ इफेक्ट कर देती है हमारी बॉडी को, है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे एलिफेंटियासिस है। एलिफेंटियासिस क्या होता है कि हमारी बॉडी एकदम से बड़ी हो गई, मोटे मोटे हो गए, है ना। या फिर कैंसर है। कैंसर तो आप समझते हैं कि एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है जब किसी पार्ट की हमारी बॉडी के अंदर, है ना। ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, बड़ी तरह के कैंसर होते हैं। तो जिस पार्ट में कैंसर हो रहा है मतलब उसका कोई अंदर पार्ट जो है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो चुकी है
है ना। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे आगे जैसे चलेंगे अब डिजीज में। अभी तो हम तो जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, राइट। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, खांसी, ये सब जानते हैं, ठीक है। कोई भी मूवी देखने जाओ टीबी की एड जरूर आती है। चलिए अब देखिए हमारा ये पेज कंप्लीट होता है, लेकिन आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम वीडियोस आप 4, 5, 6 एक हफ्ते के बाद डालते हो। तो देखिए एक चीज आपको समझने की जरूरत है, आप जो मैं वीडियो डालती हूँ काइंडली उस पर फोकस करें, ना कि ये अगर मैं फिजिक्स डालूं आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री डालूं आपको बायो पढ़ना है, विजन आईएएस डालूं आपको कुछ और पढ़ना है। तो जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ काइंडली उस पर फोकस करें, राइट। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होती है, उसमें भी बहुत टाइम जाता है, प्लस और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है, तो एक ही काम नहीं होता। तो आप थोड़ा समझें इस चीज को। और हर वीडियो पे सेम कमेंट, बायो पढ़ा दो, बायो पढ़ा दो। अगर बायो की वीडियो डाल दूं तो आप लोगों के व्यूज इस तरह से आते हैं कि लगता नहीं कि आप लोग पढ़ते हैं, है ना। बायो की वीडियो डाल दो तो फिर एम लक्ष्मीकांत की डाल दो, है ना। केमिस्ट्री की डाल दो तब फिर विजन आईएएस पढ़ना है। तो जो पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करें प्लीज। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते इस तरह के कमेंट्स कि ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और कोई भी सीरीज स्टार्ट हुई है जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, कंप्लीट करना मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरी टेंशन है कि मुझे कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है जी। चलिए वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो के साथ में नोट्स जरूर बनाएं। और अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हम एक्वायर्ड डिजीज को क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह के इंपैक्ट करते हैं। चलिए वो जो हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे एक्वायर्ड डिजीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज इन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब क्या है कि आप बात कर पा रहे हो, नॉन कम्युनिकेबल आप बात नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान को एकदम से हो जाती हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से होती है, या फिर बोल लो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उन्हें हम इन्फेक्शियस एजेंट्स कहते हैं। इसमें आपका बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीजें आ जाती है, प्रोटोजोआ वगैरह आ जाते हैं। अब इनको ना कम्युनिकेबल डिजीज को हम आगे कैसे पढ़ेंगे। बैक्टीरियल डिजीज, एक वीडियो में बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लेंगे, एक में वायरस वाली डिजीज पढ़ लेंगे, एक में प्रोटोजोआ वाली डिजीज पढ़ लेंगे, एक में फंगाई वाली डिजीज पढ़ लेंगे, है ना। तो कोई बड़ा इशू नहीं है। बट इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है ना, की वजह से कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अलग अलग मेथड होते हैं इनके ट्रांसमिट होने के। एयर, कंटामिनेटेड एयर है ना, और वाटर, गंदा पानी है, इंसेक्ट्स की वजह से हो जाती है। फिजिकल कांटेक्ट में आ गए, कोल्ड होता है ना तो फिजिकल कांटेक्ट में आ गए, कम्युनिकेबल डिजीज है। अब इसका एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पे एड्स एंड मलेरिया को, ये दोनों ही कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ठीक है। यहाँ मोटे मोटे तौर पे पढ़ रहे हैं, आगे आगे जैसे चलेंगे आप इन डेप्थ भी समझते चलेंगे। अब कम्युनिकेबल डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, वैसे ही जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, ठीक है ना, नॉट ट्रांसमिटेड टू अदर पर्सन। अब जैसे कैंसर है, आप किसी कैंसर वाले पर्सन के पास बैठो तो क्या आपको कैंसर हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती हैं। जो इंसान बीमार है, पेशेंट है, उसी तक रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, ये किसी और को नहीं होती हैं, ठीक है। जनरल साइंस बायो के अंडर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 11 विच इज द हेल्थ एंड डिजीज। इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस डिजीज को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑलरेडी हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में मेन चीज हमारी कवर करने वाली हो जाती है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो देखिए जो कम्युनिकेबल पार्ट है थोड़ा सा लेंथी है, तो पहले हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कवर करेंगे और उसके बाद हम कम्युनिकेबल डिजीज देखेंगे जिसमें बैक्टीरियल या वायरल या प्रोटोजोन ये सारी डिजीज आती हैं, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए भी 2 वीडियोस बनेंगी, मतलब ये पहला पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट रहेगा और फिर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाला सब टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये डिजीज होती क्या है ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया था। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, अगर आप किसी कैंसर वाले पेशेंट के पास में बैठते हो, उसके साथ रहते हो, तो कैंसर आपको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह की बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं ट्रांसफर होती हैं उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। इस तरह की बीमारियों को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी कहा जाता है।
कम्युनिकेबल डिजीज की तरह एकदम से नहीं फैल जाती, जैसा हमारा कोरोना था। क्या था? कम्युनिकेबल डिजीज। घर के अंदर रहो, बाहर जाओगे, किसी से मिलोगे तो चांसेस है कि आपको हो सकता है ना। अब देखिए, इस तरह के यानी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, चांसेस होते हैं कि ये लॉन्ग टर्म तक हमारी हेल्थ को इफेक्ट करेंगे, कई बार लाइफ टाइम, है ना, पूरी जिंदगी भी वो बीमारी फिर बिल्कुल साथ ही रह जाती है, बट ये मैक्सिमम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे साथ हो जाते हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे यानी पूरी दुनिया में जितनी भी डेथ्स होती हैं, उसमें से 71% डेथ्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के थ्रू होती है। देखिए, अभी हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे हम एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है ना। अब ये सारी चीजें पता होना भी तो जरूरी है, राइट। अब देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो मेनली जो मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज होती हैं, वहां पे इस तरह की डिजीज फैलती हैं। 4 मेजर ऐसी एनसीडीज जिनके थ्रू डेथ हो जाती है। कौन कौन सी? एनसीडी समझ गए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। 4 मेजर डेथ कॉजिंग एनसीडीज हैं: कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड डायबिटीज। ठीक है। अब देखिए, आज की वीडियो में तो हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कैंसर हो गया, आपका डायबिटीज हो गया, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी हैं और उन डिजीज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर समझ गए, हार्ट से रिलेटेड। कैंसर आप समझते हैं, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन के अंदर जो पार्ट होता है ना, वो अनकंट्रोलेबल जो है वो बढ़ता ही जाता है ना। किस फॉर्म में कितनी स्पीड के साथ बढ़ना है वो अपना कंट्रोल खो देता है ना। तो हम बोलते हैं ना अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अभी भी पढ़ेंगे हम थोड़ा सा इसके बारे में। रेस्पिरेटरी डिजीज, कई बार सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वो लाइफ टाइम तक चलती है ना। डायबिटीज सब समझते हैं। सो इस तरह की जो डिजीज होती हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है कि जिस तरह का लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट कर लिया है, या फिर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है ना। देखिए, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब देखो, आगे हम चलते हैं मेजर टाइप्स। अब एक चीज समझ लीजिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आप वैसे ही क्लासिफाई नहीं कर सकते जैसे हमने एक्वायर्ड डिजीज को किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। इनको हम इसका कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो ये क्लासिफिकेशन है समझने के लिए है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किस किस तरह की हो सकती हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करें एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? किसी चीज से हमें एलर्जी होती है। कई बहुत सारे लोगों को आप देखना, घर में झाड़ू मारते हैं तो वो लोग ना बिल्कुल साइड हट जाते हैं, या फिर हम धूल वाली किसी जगह पे जाते हैं तो वो लोग ऐसी जगह जाते ही नहीं, क्योंकि उनको बार बार स्नीजिंग होती है, खारिश होनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो एलर्जी क्या होती है? सिंपल भाषा में मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा इस लैंग्वेज में देखें। सो एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एजेंट्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं जिसका कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स हमारी बॉडी उन चीजों को दे देती है। अब ये एजेंट्स जिनकी वजह से एलर्जी होती है उन्हें हम बोलते हैं एलर्जेंस, और इसकी वजह से हमें स्नीजिंग, इचिंग, ये सारी चीजें होती हैं। कैंसर क्या होता है? देखिए, कैंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल पढ़ाऊंगी, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मेन टाइप्स क्या है? एलर्जी के फॉर्म में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है। अब किसी पर्सन को एलर्जी, तो मतलब आप उसके साथ रहेंगे आपको भी एलर्जी हो जाएगी? नहीं। किसी पर्सन को कैंसर है, आप उसके साथ रहेंगे, क्या आपको भी कैंसर हो जाएगा? नहीं। अब कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स लीडिंग टू ट्यूमर। बॉडी सेल्स हर कहीं को ग्रो कर रहे हैं, कोई कंट्रोल जो होता था कि किस तरह से ग्रो करना है वो अपना खो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। मेंटल डिजीज, ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। किसी मेंटल डिजीज वाले पर्सन के नजदीक आप बैठोगे, आपको मेंटल डिजीज नहीं होगी, है ना। अब नर्वस सिस्टम में डिस्टॉर्शन की वजह से हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, कोई दुख आ जाए जिंदगी में, किसी बहुत क्लोज पर्सन को हम खो दें तब हो जाता है ना। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज, सांस लेने की दिक्कत या कोई स्किन की दिक्कत, है ना। ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है और भी किसी तरह का पॉल्यूशन है, उससे हो सकता है। डीजनरेटेड डिजीज, इस टॉपिक को भी हम उठाएंगे, इसको भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे, इसको भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे, है ना। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में, जैसे डायबिटीज है, आपका टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, तो ये चीजें हम पढ़ते चलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। डीजनरेटेड डिजीज क्या होता है? जब हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है वो अच्छे से काम करना बंद कर देता है, जैसे कि हमारा हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, जैसे कि हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इस तरह की डिजीज को हम कहते हैं डीजनरेटेड डिजीज। चलिए, फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बोरिंग नहीं लग रहा हो, बहुत
कोशिश की है मैंने कि इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेकर आऊँ, ठीक है ना। बाकी मेन क्वेश्चंस ना आपको अभी जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज़ वहाँ से आते हैं। फिर आपको बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, वायरल डिजीज़ कौन सी है, प्रोटोजोअन डिजीज़ कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपको वैक्सीन्स में से क्वेश्चन आ जाता है। अब कैंसर में हम पढ़ेंगे कैंसर की क्या क्या थेरेपीज़ है, इन डिटेल नहीं, जस्ट नाम, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हम उन्हें आंसर कर पाएँ, ठीक है। आपको क्या करना है, बस साथ साथ में नोट्स मेंटेन करते रहना है, क्योंकि ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ इसका मुझे लगना भी चाहिए कि कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। नेक्स्ट हमें जानना है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है। देखिए अभी हम सम मेजर टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ रहे हैं। हमने एलर्जी, कैंसर, डिजेनरेटिव डिजीज़ ये सब कुछ पढ़ा। वैसा ही एक टाइप आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़। नाम से पता लग रहा है हमारी बॉडी में जब किसी न्यूट्रिशनल चीज़ की कमी हो जाती है उस टाइम पे जो डिजीज़ होती है उन्हें हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन द बॉडी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल सा बनाया है, ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा मैंने आपको विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें बायोमोलिक्यूल्स या बोलो न्यूट्रिएंट्स टॉपिक के अंदर पढ़ाई थी। पूरा यूनिट हमने अलग से पढ़ा है, बहुत अच्छे से कवर किया है। टाइप्स ऑफ शुगर, ग्लूकोज, यहाँ पे फ्रक्टोज, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द शुगर्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है ना। वहीं पे हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है ये भी पढ़ा था। तो ये भी थोड़ा कॉमन ही है ना। बट ये जो सब टॉपिक है वहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी, तो हम इसे दोनों जगह पे कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपका रिविजन भी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे टेबल बना रखा है न्यूट्रिएंट, उस न्यूट्रिएंट की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। सिम्टम्स एज सच आपसे एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं, वैसे ना के बराबर पूछे जाते हैं, तो आपने इन दोनों पे मेन फोकस रखना है। बाकी इनको जो मैंने यहाँ पे लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट ही लिखी है, तो इनको अपने ऐड ऑन कर लेना है अपने नोट्स में। सबसे पहले बात करें विटामिन ए। इस न्यूट्रिएंट की कमी से हमें देखने में प्रॉब्लम हो जाती है ना। लैक ऑफ विजन हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को नहीं देख पाता है, जिसे हम निक्टालोपिया भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये डिजीज कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। फिर आता है विटामिन B1, ये जो है बेरी, इस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, दांतों में प्रॉब्लम होती है ना। जो हमारे ये जबड़े होते हैं है ना, गम्स, ये जिनको जो भी हम बोलते हैं, दांत जिस चमड़ी के साथ लगे होते हैं वहां पे खून निकलना शुरू हो जाता है ना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यानी हमारी बोन्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम तो बोलते ही हैं, कैल्शियम खाओ है ना, हड्डियां आपकी कमजोर नहीं होंगी। तो बोन एंड टूथ डिके, कई बार कैल्शियम सैंडोज की भी गोलियां आती हैं, वो खाते हैं जब कई बार बच्चों को फेस पे कुछ वाइट सा हो जाता है ना। तो कैल्शियम की कमी से होता है बोन एंड टूथ डिके। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, ठीक है। आयरन की कमी से होता है अनीमिया। एंड प्रोटीन्स अगर ना मिले तो हो जाता है मेरास्मस एंड क्वाशियोर्कर। मेरास्मस मेनली बच्चों में होता है, उनके बिल्कुल झुर्रियां सी लगती हैं, स्किन लटक जाती है, इस तरह की अपीयरेंस हो जाती है। अब आप सोचेंगे ये चीज मैंने कवर नहीं की, तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने वाला है। आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक पेज और पढ़ना है, थोड़ा सा वो है उसे कवर करेंगे एंड देन हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से क्या होता है, हाइपोकैलेमिया। सोडियम की कमी से क्या होता है, हाइपोनेट्रेमिया। विटामिन B3 जिसे हम नियासिन भी बोलते हैं, क्या होता है, पेलेग्रा। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, आर्बोफ्लेवियोनेसिस। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, ये हमने पहले भी पढ़ा, ये ना हमने कैल्शियम वाला पूरा एक यूनिट भी अलग से पढ़ा है। अगर आपको याद होगा बोन्स वाले में मैंने कुछ डिजीज आपको पढ़ाई हैं, तो किसमें बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, किसमें बोन्स में एक्स्ट्रा कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाता है, वो सब कुछ मैंने वहां पे पढ़ाया है ना। उसी में से एक था आपका ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी की वजह से ये होता है। विटामिन B12 कोबैलोमिन, अब इसकी कमी से क्या होता है, अनेमिया ही होता है। अनेमिया के कुछ टाइप्स है जैसे पर्निशियस या मेगलसाइटिक अनेमिया।
क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे, बहुत समझने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा बहुत देख लिया, एग्जाम में अगर आ गया कि हाइपोनेट्रीमिया क्या है, तो भाई एक डिसऑर्डर है जो सोडियम की कमी से होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इतना सा आपको पता होना चाहिए। आज हम जनरल साइंस बायो के अंदर कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वैसे तो हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो रहती हैं जिसे हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ हमारा आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा कंप्लीट, एंड नेक्स्ट वीडियो से फिर हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, ये सारी। ठीक है, चलिए तो फटाफट से उठाएं अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर कोई क्लासिफिकेशन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की प्रेजेंट नहीं है। स्टिल हम इसे दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक आपकी आती है डेफिशिएंसी डिजीज और दूसरी आती है डीजनरेटिव डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से जब कोई डिजीज होती है तो उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, निक्टोलोपिया होता है, विटामिन ए की कमी से होता है ना, स्कर्वी होती है, विटामिन सी की कमी से होती है, रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये सारी आपकी डेफिशिएंसी डिजीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डेफिशिएंसी डिजीज हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें कि डीजनरेटिव डिजीज क्या होती हैं, है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो डीजनरेटिव डिजीज के ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी डिजीज तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, राइट। तो डीजनरेटिव डिजीज क्या होती हैं? वैसे थोड़ा सा हमने पढ़ा भी था। ये डिजीज तब होती हैं जब हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन जो है वो फंक्शन सही से नहीं करते हैं, उनमें मल फंक्शनिंग आ जाती है, कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, जिस तरह से उनको काम करना चाहिए उस तरह से वो काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो डिजीज क्रिएट होती हैं, बनती हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं डीजनरेटिव डिजीज। आज के वीडियो में डीजनरेटिव डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका डायबिटीज हो गया, आपका एथराइटिस हो गया, आपका कैंसर हो गया। ठीक है, ये तीन हम मेनली जो है यहाँ पे, हार्ट अटैक हो गया, ये चार हम जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंसर के साथ। तो कैंसर क्या होता है ना, थोड़ा सा हमने पढ़ा भी था, हमें आइडिया है भी। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी। ह्यूमंस की बॉडी में सेल्स होते हैं, लेकिन सेल्स जब ये चीज खो देते हैं कि कितनी क्वांटिटी में ग्रो करना है, कितना ग्रो करना है, किस डायरेक्शन में ग्रो करना है, जब वो अपनी ये सेंस भूल जाते हैं एंड उन सेल्स में फिर अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में जो बीमारी होती है दैट इज नोन एज कैंसर। ठीक है, अब ऐसे एबनॉर्मल सेल्स जिनकी वजह से कैंसर होता है उन्हें हम कैंसेरियस सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर को हमारी बॉडी में क्रिएट करने के लिए, उन्हें हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। अब कैंसर कैसे होता है ना, तो इसका कोई सच कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है कि हाँ ये सिम्टम्स हैं, ये रीजंस हैं, आप ये चीज नहीं करेंगे तो कैंसर नहीं होगा। सच कोई इसका डेटा अवेलेबल नहीं है ना, कि क्या रीजंस हो सकते हैं कैंसर हो जाता है। हाँ कुछ एक हैं जो हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसी डिजीज होती है ना जिनकी वजह से हमारी बॉडी में ट्यूमर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के डिजीज को हम न्यूप्लास्टिक डिजीज बोलते हैं। ये इसी के अंदर आता है। क्वेश्चन आ गया न्यूप्लास्टिक डिजीज क्या है, 4 ऑप्शन हो, हम आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जान लेते हैं। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ट्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। ट्यूमर्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, सेम चीज ही होती है वैसे कैंसर जैसी ही। तो जब ऐसी डिजीज जो ट्यूमर्स क्रिएट करती हैं उन्हें हम न्यूप्लास्टिक डिजीज बोलते हैं। ये आगे चल के इन बीमारियों की वजह से कैंसर हो सकता है और जानलेवा कैंसर हो सकता है। ठीक है, बात करें एबनॉर्मल मास ऑफ सेल। अब हमने कहा ना कि एबनॉर्मल सेल्स की अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है, तो वो जो पूरा मास बन जाता है एबनॉर्मल मास, जो कि बॉडी में चाहिए नहीं था बट बन गया, उसे हम न्यूप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो टर्म्स है, कैंसेरियस सेल है, ऑन्कोजीन्स है, न्यूप्लास्टिक डिजीज है, न्यूप्लाज्म है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टॉपिक है कौन सा, है ना। चलिए, फिर हमने बात की थी कि ट्यूमर जो है हमारी बॉडी में इमर्ज होते हैं। तो ये ट्यूमर क्या होता है? जब सेल्स का अनकंट्रोल फॉर्म में डिवीजन हो रहा है, हर कहीं को उनकी ग्रोथ हो रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई शेप नहीं है ना, तो उस टाइम पे जो मास क्रिएट होता है सेल्स का, ठीक है, उसे हम ट्यूमर बोलते हैं। एंड ये कैरेक्टरिस्टिक साइन है ऑफ कैंसरस ग्रोथ। पहले ट्यूमर होता है एंड देन अगर बढ़ जाए तो वो कैंसर हो जाता है। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें, कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को कैंसर है? भाई वैसे तो आपको चेक करवाना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े भारी भारी सिम्टम्स आएंगे, बहुत दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा अगर देखें, अनहीलिंग वाउंड, आपको कहीं चोट आती है, घाव आता है, लेकिन वो हील ही नहीं हो रहा। आप देखते हैं ना, हाथ पे कट लगता है, खुद से ठीक हो जाता है,
खाना बनाते टाइम कभी कभी हाथ जल जाता है तो वो भी खुद से ही ठीक हो जाता है ना, थोड़ा दर्द तो होता है बट ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे पर्सन जिनको कैंसर है उनके जो घाव है वो इजीली हील नहीं होते, अनयूजुअल ब्लीडिंग होती रहेगी और कोई भी चीज निगलने में खाने में डिफिकल्टी होती है ना। तो ये सब सिम्टम्स हैं कैंसर के, और भी बहुत सारे हैं बट हम जस्ट एक जनरल लेवल पे बात कर रहे हैं। अब टोबैको स्मोक, जो लोग स्मोकिंग करते हैं है ना, तो जो वो टोबैको होता है उसमें केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं जिनकी वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। डिटेक्ट कैसे करेंगे कि किसी पर्सन को कैंसर है, डिटेक्शन के लिए क्या अवेलेबल है? देखिए, डिटेक्शन आप कर सकते हैं रेडियोग्राफी के थ्रू, रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू एंड कंप्यूटर टोमोग्राफी के थ्रू। तो ये तो कुछ जनरल हो गए। एक होता है ल्यूकेमिया जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, है ना। इसे कैसे डिटेक्ट करेंगे? बायोप्सी एंड बोन मैरो टेस्ट के थ्रू। तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना, क्वेश्चन आ गया बोन मैरो टेस्ट कहाँ पे यूज होता है, 4 ऑप्शंस होंगे तो आप कैंसर पे टिक कर सकते हैं। रेडियोग्राफी, बायोप्सी कहाँ यूज होती है? कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, वीडियो हमारी बहुत लेंथी तो नहीं है ना, बेशक 3 पेजेस हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में, बट बहुत ही सिंपल वीडियो है ना। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे डेली मैं करंट अफेयर्स की पोस्ट करती हूँ। आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे जैसे कोई वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ उसका लिंक शेयर कर देती हूँ, सो दैट ऐसा ना हो कि आपको नोटिफिकेशन ना पहुंचे। क्योंकि बहुत सारी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम आपकी वीडियोस का पता ही नहीं चलता। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं प्रेस कर रखा है। पहले तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, उसके बाद टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करें। कहाँ पे आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है जी, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। अब देखिए, ट्रीट कैसे कर सकते हैं कैंसर को। आपने सुना होगा कीमोथेरेपी चल रही है ना, तो उसमें हेयर लॉस हो जाता है। उसमें वो कुछ चीजें, दवाइयां हमारी बॉडी में इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिससे कि कैंसर खत्म हो जाए, लेकिन उस दवाई के ना साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कई बार मेमोरी लॉस भी हो जाता है। तो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं कैंसर का? कीमोथेरेपी के थ्रू, सर्जरी के थ्रू, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जस्ट टर्म्स याद रखनी है ना। चलिए आगे चलिए। सेकंड नॉन कम्युनिकेबल डिजेनरेटिव डिजीज हमारी आती है डायबिटीज। वैसे तो हमने डायबिटीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना। जब हमने ग्लैंड्स वगैरह पढ़े थे, पेनक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन क्रिएट करता है, वहां पे पढ़ा है, बट बहुत हाई लेवल, बहुत डेप्थ लेवल पे नहीं। आज थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं डायबिटीज क्या होता है। आपने सुना होगा घर पे दादा मम्मा किसी ना किसी को डायबिटीज, चाचा बुआ कोई ना कोई होगा, है ना। तो ये एक ऐसी लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है। बोलते हैं ना डायबिटीज की दवाइयां लग गई लाइफ टाइम के लिए, है ना। तो ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये चीज ना बहुत दिक्कत क्रिएट करती है स्टूडेंट्स को। तो ये तब होती है जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, शुगर हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर जमा। ठीक है, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा ग्लूकोज जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए, समझने की कोशिश करें। पेनक्रियाज ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो पेनक्रियाज हमारा मिक्स्ड ग्लैंड है। ये एज ए एंडोक्राइन एंड एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड वर्क करता है। क्या स्टोरी है वो मैं ग्लैंड्स वाले टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, और इंसुलिन का काम होता है कि ये जो ग्लूकोज, जो शुगर है, कितना बने, है ना, उसका ध्यान रखता है, उसको एक कंट्रोल वे में हमारी बॉडी में रखता है। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में हो रहा है तो उसको हमारे जो बॉडी के सेल्स है वहां तक भेज देता है ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। मतलब एक्यूमुलेटेड, जमा होके नहीं रहेगा ग्लूकोज हमारी बॉडी में। ये काम होता है इंसुलिन का, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है पेनक्रियाज के थ्रू। लेकिन जब इंसुलिन की प्रोडक्शन में दिक्कत हो जाए, कभी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है पेनक्रियाज, है ना, या कभी इंसुलिन जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? इफेक्ट होगा ग्लूकोज और शुगर का। क्यों? क्योंकि वो हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज माने मीठा खून हो गया बहुत ज्यादा, है ना। चलिए, ये तो मैंने आपको समझाया। आप थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में देखें तो ये तब होता है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और पेनक्रियाज क्या है? एक बड़ा ग्लैंड है जो हमारे स्टमक के पीछे होता है। ठीक है, अब देखिए इंसुलिन का काम क्या है? ये कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड को जितने ग्लूकोज के अमाउंट की जरूरत है, जितनी क्वांटिटी में ग्लूकोज हमारे ब्लड में होना चाहिए, उतना ही बनाता है, एक्स्ट्रा नहीं। इसी के साथ इट मूव्स ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू आवर सेल्स। अब ब्लड से हमारे सेल्स तक ग्लूकोज को ले जाएगा, जहां पे ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको।
ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है। देखिए, टाइप 1 माने जो शुरू में डायबिटीज की बीमारी लग गई किसी को, टाइप 2 माने थोड़ा सा लीथल हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। ठीक है। अब टाइप 1 एंड टाइप 2 में डिफरेंस के हिसाब से पढ़ते हैं ना, ऐसे बहुत स्टोरी नहीं पढ़ेंगे। टाइप 1 में क्या होता है, जो पेनक्रियाज है वो कई बार इंसुलिन बना ही नहीं पाता, या फिर कई बार बहुत कम इंसुलिन बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अब इंसुलिन नहीं क्रिएट होगा तो फिर बॉडी में, ब्लड में जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, शुगर एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में, जिसकी वजह से टाइप 1 डिजीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, ये आइलेट सेल्स होते हैं हमारे पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन को बनाते हैं, तो इन सेल्स को इफेक्ट करता है बॉडी का इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से वो इंसुलिन नहीं बना पाता। इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। रीजंस बहुत सारे है ना, आपका जीन्स का रीजन हो सकता है, वायरसेस की वजह से, फूड्स, केमिकल्स की वजह से, बट अगेन डायबिटीज कैसे एग्जैक्टली होता है वो भी मैं देख रही थी रीजंस, तो उसमें वही लिखा है कि एग्जैक्ट रीजंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। टाइप 2 की बात करें, थोड़ा सा लीथल हो जाता है। इस केस में पेनक्रियाज इंसुलिन बनाएगा, जैसे हमारी नॉर्मल बॉडी है उस टाइम पे जितना इंसुलिन बना रहा होता है उससे थोड़ा कम इंसुलिन बनाता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है टू इंसुलिन। हमारी बॉडी जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती इंसुलिन को। अब इंसुलिन हमारी बॉडी में क्रिएट हो रहा है, लेकिन इंसुलिन अगर काम करने के लिए सामने वाले की एक तरह से हाँ मंजूरी भी चाहिए ना, तो हमारी बॉडी आंसर ही नहीं दे पाती इंसुलिन को, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम कर ही नहीं पाता है ना। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में इंसुलिन है, लेकिन हमारी बॉडी अब समझ नहीं पा रही कि इंसुलिन को कैसे यूज करें, इंसुलिन को समझ ही नहीं पा रही कैसे यूज करें, है ना। तो वो होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 में इंसुलिन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या आ रही है, अब जैसे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी है, यहाँ पे पेनक्रियाज ढंग से जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है इंसुलिन, है ना। अब सेकेंड स्टेज में ये है कि हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो चुकी है इंसुलिन के लिए। रीजन है हैविंग टू मच बॉडी फैट, और भी बहुत सारे रीजन हैं। एक है कि मोटापा बहुत ज्यादा है तो भी आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। ठीक है जी, 2 नॉन कम्युनिकेबल डिजेनरेटिव डिजीज पढ़ ली। थर्ड आती है हमारी आर्थराइटिस। ठीक है, ये एक बोन से रिलेटेड बीमारी है, ये जॉइंट्स की बीमारी है ना। जॉइंट समझते हैं आप, बोन टू बोन कनेक्शन। तो ये एक जॉइंट डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, हमारी जॉइंट्स में एक जलन सी स्टार्ट हो जाती है, दर्द स्टार्ट हो जाती है ना। इसके सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग हो जाती है हमारे जॉइंट्स में, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, हम अच्छे से चल नहीं पाते। अगर हाथों के जॉइंट्स की बात करें तो हाथ मूवमेंट नहीं कर पाते, थकावट बहुत ज्यादा रहती है। ये सारे सिम्टम्स हैं आर्थराइटिस के। ठीक है, एक पेज अभी और पढ़ना है, थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे। डायबिटीज एंड कैंसर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी था, इसके बाद थोड़ा सा हार्ट अटैक के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा पेशेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, प्लस नोट्स बनाएं। आप लोगों के इतने मैसेजेस, मैम बायो पढ़ाएं, अगर मैं देखूं तो ऐसे जितने व्यूज भी नहीं आते, तो आप लोग जो इतना बोलते हैं कि बायो पढ़ाएं, जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो पढ़ते क्यों नहीं, है ना। ये बड़ा मुझे समझ नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि नोट्स बनाऊं, बट नोट्स बनाने के लिए पहले खुद से पढ़ना पड़ता है, और एक बुक से पढ़ना ना बहुत ईजी होता है। जो 3-4 जगह से डेटा कलेक्ट करके थोड़ा सा रफ नोट्स बनाना, फिर उसको फेयर करना, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो थोड़ा सा आप भी समझें इस बात को, है ना। चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज होता है कंप्लीट। आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकती हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। जनरल साइंस की क्यों नहीं, क्योंकि अभी मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ, जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में ही आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने बिल्कुल लास्ट पेज की ओर। अब देखिए आर्थराइटिस से रिलेटेड और भी कुछ ऐसे डिजीज हैं जो एसोसिएटेड हैं, है ना। इसके टाइप से आगे जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस है, र्यूमेटिक आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, गाउट है ना। तो ये बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक हम बोल तो देते हैं उस इंसान को, मिनी हार्ट अटैक आया, मेजर हार्ट अटैक आया, इस तरह से हम बोलते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है वो आज हम जानेंगे। अब देखिए पहली चीज तो ये कि जो हार्ट अटैक होता है इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। कहीं पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन करके क्वेश्चन आ गया, मतलब हार्ट से रिलेटेड वहां पे बात हो रही है। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हमारी हार्ट की मसल्स है ना वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। एक बार हार्ट अटैक आ गया उसके बाद आपको दवाइयां लग जाती हैं, है ना, ट्रीटमेंट भी होता है, सर्जरी भी होती है, तो पेसमेकर ये सब कुछ हम पढ़ते रहते हैं।
पढ़ते भी क्या, सुनते रहते हैं। हमारे फैमिली में इतनी ज्यादा रिश्तेदारी होती है, इंडिया में तो हम बात करें इधर उधर तो कहीं ना कुछ सुनने को मिलता है ना। तो वहां से भी आप थोड़ी सी पॉइंट्स को थोड़ा रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करें। नाउ मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, परमानेंटली डैमेज हो जाती है हमारी हार्ट की मसल्स। कैसे होती हैं, तो एक कोरोनरी आर्टरी होती है। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, नैरो हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है। अब देखिए, मान लीजिए आपकी आर्टरी का साइज ये है, लेकिन ये इतनी सी हो गई, तो इसमें से कितना सा ब्लड जाएगा, है ना। और कोरोनरी आर्टरी जब हमारी नैरो हो जाती है तो इसमें से ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, राइट। ब्लड अच्छे से फ्लो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लड प्योर ही लिक्विड थोड़ी होता, प्योर ही पानी थोड़ी होता है, थोड़ा शहद जैसा होता है ना। शहद जैसा मानिए उसमें बहुत सारी चीनी भी होती है, कुछ मीठा, कुछ चाशनी, कुछ ऐसी चीजें भी होती है, फ्लेवर भी होता है ना। जैसे शुगर, नॉट शुगर, जैसे हनी में होती है बहुत सारी चीजें, वैसे ही हमारे ब्लड में होता है फैटी मैटर, कैल्शियम, प्रोटीन्स। तो बिल्कुल भी प्योर पतला नहीं होता, थोड़ा सा गाढ़ा होता है हमारा ब्लड, है ना, थिक होता है थोड़ा सा। तो अब जब यहां से ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये पतली हो चुकी है, नैरो हो चुकी है, तो इसकी वजह से ब्लॉकेज, कुछ गट्ठे बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे फैटी मैटर है, मान लीजिए यहाँ पे फैटी मैटर आपका अटक गया, तो कुछ गट्ठे से बनने जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है। अब हार्ट मसल का क्या कंसेप्ट है, मैंने कहा परमानेंटली डैमेज हो जाती है हार्ट मसल, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गट्ठे से बन रहे हैं कोरोनरी आर्टरी में। तो कोरोनरी आर्टरी एंड हार्ट मसल का क्या रिलेशनशिप है, देखिए। हार्ट मसल को बिल्कुल सही से हेल्दी रहने के लिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, टाइम टू टाइम कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इम्प्योर ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, प्योर ब्लड। तो हमारी जो हार्ट मसल्स हैं, इन्हें प्योर ब्लड चाहिए होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, टाइम टू टाइम कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, ताकि ये सही रहे। और ये काम करता है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट मसल्स तक प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम है कोरोनरी आर्टरी का, लेकिन यहाँ पे तो कोरोनरी आर्टरी में गट्ठे हो गए, है ना, ब्लॉकेज हो चुकी है। तो अब जब ब्लड नहीं पहुंचेगा हार्ट मसल्स तक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आएगा फिर आपको हार्ट अटैक, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अब कई बार इससे जो है डेथ भी हो जाती है। रीजंस क्या है, शॉक। जब कहते हैं ना किसी अपने बहुत करीब, एक तो धोखा मिल जाए, है ना, या फिर देखा है प्रॉपर्टी का इशू होता है, तब भी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। कोई कंपनी डूब जाए जहां पे पैसा लगाए, तब हार्ट अटैक आ जाता है। किसी बहुत प्यारे, किसी क्लोज पर्सन को आप खो देते हो अपनी लाइफ में, तो शॉक हो जाता है, उससे भी हार्ट अटैक आता है। इनएडिक्वेट सर्कुलेशन, अच्छा हम फिट ही नहीं है, वैसे मोटे हो गए हैं बहुत, है ना, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तला हुआ चीजें खा रहे हैं, है ना, ऑयली चीजें खा रहे हैं, तो उससे भी हो जाता है। और हमारा वीक पंपिंग एक्शन हार्ट का बड़ा वीक है, उससे भी हो जाता है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। रीजन वगैरह तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कोई नहीं पूछता, बट ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है जी। अब देखिए, इसी के साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के साथ। आज हम जनरल साइंस बायो के अंदर स्टार्ट करेंगे कि हम कम्युनिकेबल डिजीज को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, हम यूनिट नंबर 11 पढ़ रहे थे, हेल्थ एंड डिजीज। फिर हमने जाना कि डिजीज मेनली कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस में प्रीवियस पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से हमने वहां पे इस टॉपिक को कवर किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, ऐसी बीमारियां जो बहुत इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाती हैं, इन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, इन्हें हम 5 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड इन्हीं 5 मेथड्स को या फैक्टर्स को या टाइप्स को मैं अपनी वीडियोज में कवर करूंगी। सबसे पहले जैसे किया जाता है बैक्टीरियल डिजीज, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। आज के वीडियो में हम बैक्टीरियल डिजीज पे ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट वायरल डिजीज आपकी आ जाती हैं, उसके बाद वॉर्म डिजीज आ जाती हैं, प्रोटोजोवन एंड देन फंगल डिजीज आ जाती हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं ऐसे ही आप भी नोट्स अपने बना लें, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिविजन में हेल्प हो सके। अब देखिए, ऐसा नहीं है, आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप गूगल पे जाएंगे, बहुत सारी अनेकों ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये डेटा दे रखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक जगह आपके पास फिजिकल फॉर्म में होना, एग्जाम से पहले रिवाइज करना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पिछले दिन आप गूगल पे जाके नहीं सर्च कर सकते, है ना, उस टाइम पे आपको रिविजन चाहिए होता है, इसलिए नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बैक्टीरियल डिजीज। यहाँ पे एक टेबल सा मैंने बनाया है, एक साइड पे डिजीज का नाम, कौन से बैक्टीरिया की वजह से वो होता है, कैसे ट्रांसमिट होती है डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एंड क्या सिम्टम्स हैं उस डिजीज के। ये सारी चीजें हम टेबुलर फॉर्म में आज के वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आता है कॉलेरा।
ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कई बार ना क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि एक डिजीज का नाम दिया होता है तो ये किस तरह की डिजीज है, फंगल है, वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोन है, आपको एक पे टिक मार्क करना होता है। तो पहली चीज तो आप अपने दिमाग में ये अच्छे से बिठा लो कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी ही चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जो कि है कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरे नाम के बैक्टीरिया से ये होती है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इसका ट्रांसमिशन मीडियम है। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे होती है, अगर देखिए हम कोई खाना खा रहे हैं या कोई पर्सन कोई खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, अगर उसमें ये वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो उस पर्सन को हो जाएगा कॉलेरा। ठीक है, कैसे पता चलता है, क्या सिम्टम्स हैं, तो बॉडी का वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है, वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं एक डिजीज के, ऐसा 2-3 नहीं जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, लेकिन हम सारे पढ़ नहीं सकते, सारे याद नहीं कर सकते, है ना। सिम्टम्स वैसे पूछे भी नहीं जाते, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो या कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो पूछा जा सकता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर बीमारी है, जैसे आपका हेपेटाइटिस है तो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है ना। चिकन पॉक्स है, कौन सी चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है ना, तो ये कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, ऐसा आ सकता है। तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे या आ सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, बाकी आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। अब देखिए ये तो हो गए कुछ सिम्टम्स कॉलेरा होने के, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। आगे चले, डिप्थीरिया, ये सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज है। कैसे होती है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी इस बैक्टीरिया के थ्रू। कफिंग एंड स्नीजिंग से ये फैलती है। किसी पर्सन को अगर डिप्थेरिया है और वो खांस रहा है ना, और वो उसके बाद स्नीजिंग कर रहा है, तो फिर अगर उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन है तो उसे भी हो जाएगा, है ना। इसके क्या सिम्टम्स हैं, थोड़ा थोड़ा बुखार आता है, फीवर होता है, गले में दर्द हो जाती है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीन लगवा के या फिर एंटीटॉक्सिन डिप्थेरी नाम की एक डोज होती है वो लगवा के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्लेग देखते हैं। प्लेग भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। किसके थ्रू ये होती है, यर्सीनिया या वोलो फिर बैसिलस पेस्टिस। अब क्वेश्चन कैसे भी आए, ये एक तो ये वाला पार्ट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डिजीज कौन सी है, बैक्टीरियल है, वायरल है, पहला तो ये क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा कौन से ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, वो आ सकता है ना। तो प्लेग जो है यर्सीनिया या बैसिलस पेस्टिस के थ्रू होता है। जब कोई इन्फेक्टेड फ्ली, मक्खियां उड़ रही हैं, मच्छर उड़ रहे हैं, है ना, तो उनके कोई ऐसा इन्फेक्टेड कोई मक्खी मच्छर है जिसने आपको काट लिया तो फिर प्लेग हो जाता है। इससे बॉडी पेन होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, मतलब फीवर आ जाता है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, वैक्सीन लो या फिर, और वैक्सीन भी अलग अलग होती है, या फिर सल्फर ड्रग्स आपको मिल जाएंगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिल जाएगी, तो इसके थ्रू भी जो है इसे कंट्रोल किया जा सकता है, किसी प्लेग को, ठीक है। 3 डिजीज हमने पढ़ी। फोर्थ हम देखें तो टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, सैल्मोनेला टाइफाई के थ्रू होती है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, पानी, खाना, है ना, ये अगर कंटेमिनेटेड हो, इन्फेक्टेड हो तो फिर टाइफाइड हो जाता है। क्या सिम्टम्स है, सर दर्द होती है, फीवर आ रहे हैं, कभी हाई फीवर, लो फीवर बार बार आ रहे हैं, है ना, तो फिर टाइफाइड हो जाता है। कौन सी वैक्सीन लगती है, TAB वैक्सीन लगती है, ठीक है जी। अब देखिए फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। वीडियो बहुत लंबी नहीं है, सिर्फ 2 पेजेस के नोट्स हैं, तो आपको एज इट इज अपने एड ऑन करने हैं। बाकी हम चलते रहेंगे आगे आगे और कवर करते रहेंगे टॉपिक, बट इस सब का फायदा सिर्फ तभी है अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं। अगर देखिए आप स्क्रीनशॉट से काम चला रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जिस दिन एग्जाम होगा कैसे स्क्रीनशॉट देखेंगे, स्क्रीनशॉट से पढ़ने लगते हैं, कभी फोन पे एक नोटिफिकेशन आ रही है, कभी दूसरी नोटिफिकेशन आ रही है ना, तो कुछ ना कुछ चला ही रहता है। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल कर भी सकते हैं आप अपने एंड पे, क्योंकि मुझे एक मैसेज आया था एक बार कि मैम मैं तो स्क्रीनशॉट से पढ़ लेता हूँ, तो वो चीज़ भी सही है, अगर आपको लगता है तो ठीक है। अदरवाइज बेटर यही है कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, ठीक है। चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अब सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पे सेम चीज, सेम टेबल आपको बनाना है। नेक्स्ट हमारी बैक्टीरियल डिजीज आती है वूपिंग कफ। कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होती है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के थ्रू होती है। थ्रू एयर, कॉमनली अकर इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। नॉर्मली ये बीमारी आपको बच्चों में
देखने को मिल जाएगी। कफिंग होती है, इसमें खांसी ना पहले रात के टाइम पे शुरू होती है और फिर धीरे धीरे दिन और रात हर टाइम जो है वो खांसी शुरू हो जाती है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इम्यून सीरम बच्चों को दे सकते हैं या फिर डीपीटी वैक्सीन लगवा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि डीपीटी वैक्सीन किसके लिए है? 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक मार्क करना होगा, तो वहां भी आपको ये वैक्सीन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होती है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के थ्रू होती है। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, हवा में ना अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है और हमने उसे इनहेल कर लिया तो फिर न्यूमोनिया हो जाता है। चेस्ट पेन होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाती है ना। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो जो अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो खुद को ठंड से बचाएं। एबायोटिक ड्रग्स आप ले सकते हैं, इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू होती है। स्नीजिंग कफिंग इसमें होता है, वेट लॉस हो जाता है, भूख भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो कैसे हम ट्यूबरक्लोसिस से बच सकते हैं? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस ना जो बहुत खांसते हैं है ना, उनको भी हम बोलते हैं अरे टीबी हो गया, इतने क्यों खांसी कर रहे हो, है ना। तो अब इस टाइम पे पेशेंट जो होता है उसे अलग रखा जाता है, उसके बर्तन अलग रखे जाते हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल जैसे कोरोना में थोड़ा होता था वैसा ही, पर उतना हाई लेवल पे नहीं। कोरोना पे तो बहुत हाई लेवल पे हो गया था, है ना। तो कई जैसे बूढ़े लोग होते हैं घर पे, तो उनको भी टीबी होता है, थोड़े से बर्तन अलग कर देते हैं, है ना। उनको बोलते हैं थोड़ा अलग अलग रहो जब तक ठीक नहीं होते, तो वो चीज़ है। गुड हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। और इस केस में BCG वैक्सीन लगती है, विच इज द बैसिले कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन, टीबी के केस में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डायरिया। डायरिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि होती है थ्रू एस्चेरिचिया कोली, है ना। देखिए, आप कुछ और शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, कुछ गाना वाना बना सकते हैं, जो भी आपको लगता है ना कि ट्रिक याद करनी है वो कर सकते हैं। कुछ तो देखिए नाम से याद हो जाता है, जैसे टीबी है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये याद रहेगा। न्यूमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये याद रहेगा। इसका थोड़ा सा टफ है, धीरे धीरे ये भी याद हो जाएगा, है ना। फर्स्ट टाइम एकदम से रटने की कोशिश नहीं करनी, बार बार पढ़ते रहो, खुद ही याद हो जाते हैं। ठीक है, ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसमें वॉमिटिंग है, लूज मोशन लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ये सब सिम्टम्स हैं डायरिया के। आगे चलिए, टेटनस यहाँ पे आता है। टेटनस भी क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसे हम लॉक जॉ भी कहते हैं। चलिए पहले पेज एडजस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ओके, यहाँ पे बात करें थे टेटनस की, जिसे लॉक जॉ भी कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम या बैसिलस टेटनी बैक्टीरिया के थ्रू ये होता है। कैन गेट इनटू समवंस बॉडी थ्रू ब्रोकन स्किन, यूजुअली थ्रू इंजरीज। अभी तक हमने जितनी भी बीमारियां पढ़ी हैं बैक्टीरिया, उन सब में सबसे अलग है। अगर देखिए किसी को घाव लग गया है, कट लग गया है चाकू से या ब्लेड से, कैसे भी, है ना, तो उस कट के, उस ब्रोकन स्किन के थ्रू ये अंदर जा सकता है। जब भी कोई घाव लगता है ना, तो मेनली उस टाइम पे टेटनस होने के चांसेस होते हैं। बोलते हैं ना कि लोहे से, कई बार दराटी से हाथ कट जाए, किसी लोहे की चीज से हाथ कट जाए, टेटनस का टिक्का लगवा लेना, है ना, बोलते हैं। तो वो इसीलिए होता है ना। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, मसल पेन शुरू हो जाती है पर्टिकुलरली जॉ एंड नेक में। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, ये याद रखना है, एंड दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेप्रेसी, हैंसन्स डिजीज जिसे हम कहते हैं, ये होता है कौन से बैक्टीरिया के थ्रू? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू। लेप्रेसी क्या होता है? कुष्ठ रोग, है ना। अब नेक्स्ट हम देखें तो सिम्टम्स क्या हैं? क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड नर्व्स, नर्व्स में एंड स्किन में कुछ प्रॉब्लम से शुरू हो जाती है ना। तो मेन चीज, कौन सी बीमारी आपकी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी फंगल है, ये याद रखना है। एंड दूसरा, हमारी कौन सी डिजीज कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है, ये याद रखना है। थर्डली, आपको जैसे बैक्टीरियल डिजीज है तो कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होती है, वायरल डिजीज है तो कौन से वायरस के थ्रू होती है, वो याद रखना है। आज हम जनरल साइंस बायो के अंडर स्टार्ट कर रहे हैं वायरल डिजीज। देखिए, डिजीज हमने पढ़ा था मेनली 2 तरह की होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने जाना कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, यानी कि जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, वो 5 तरह की मेनली होती हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और जो हम स्टडी करते हैं। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, वॉर्म एंड प्रोटोजोअन डिजीज। राइट, बैक्टीरियल डिजीज प्रीवियस पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द वायरल डिजीज। तो आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नोट्स रहेंगे। अब देखिए, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज में हमने किया था, टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था, इस चैप्टर को या इस सब टॉपिक को भी हम टेबुलर फॉर्म में ही कवर करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ चीजें होती हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये टॉपिक भी कुछ वैसा ही है। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि कोई भी एक डिजीज का नाम दे दिया, ये किस तरह की डिजीज है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअन है, फंगल है, वॉर्म है, वायरल है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की डिजीज है।
सेकंड आ जाता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, अगर वायरल डिजीज है तो कौन से वायरस की वजह से होती है। ठीक है जी, चलिए आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि हमें किस तरह से स्टडी करनी है। अब स्टार्ट करते हैं विद आवर मेन कंटेंट। 4 यहाँ पे आपको कॉलम्स बनाने हैं। डिजीज, कौन से ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, वायरल डिजीज है ना, तो मतलब कौन सी वायरस के थ्रू होती है। ट्रांसमिशन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे ट्रांसमिट होती है एंड क्या सिम्टम्स हैं इस डिजीज के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्मॉल पॉक्स जो होते हैं वेरियोला वायरस के थ्रू होते हैं। पूरी बॉडी पे ये इफेक्ट करती है ये डिजीज। एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स, अच्छा कोई जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो उस टाइम जो हवा हमारे अंदर गई, अगर वो इन्फेक्टेड है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको ब्रीद आउट किया था और हमने उसे इनहेल कर दिया, तो उस केस में हमें स्मॉल पॉक्स हो सकता है। ठीक है, इनडायरेक्टली थ्रू इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, ये डायरेक्टली हम किसी चीज के कॉन्टेक्ट में आए और फिर ये बीमारी हो, ऐसा नहीं होता, इनडायरेक्टली भी हो जाता है। इनडायरेक्टली समझ गए ना, कि किसी ने ब्रीद आउट की है हवा और उसी को हम इनहेल कर रहे हैं, तो उस केस में स्मॉल पॉक्स हो सकता है। वायरस का नाम याद रखना है, वेरियोला वायरस। सिम्टम्स क्या है इस डिजीज के, फीवर, अनइजीनेस, मन खिंचा खिंचा सा रहता है ना, तो वो सिम्टम्स है। प्लस प्रिवेंशन, तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगेगी इसकी। सेकेंडली, शुड रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन, घर में जो आपके ठीक लोग हैं, है ना, हेल्दी लोग हैं, उनसे थोड़ा अलग रहो कुछ टाइम के लिए, जब तक कि ठीक नहीं होते हैं। सेकेंड डिजीज अगर हम देखें तो वो है चिकन पॉक्स। दोनों मैंने साथ साथ में रखा है, आपने याद रखना है। नाउ चिकन पॉक्स कौन से वायरस की वजह से होता है, वायरल डिजीज है ना, तो ये होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के थ्रू। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, वेरियोला, वेरिसेला। तो एक ट्रिक जो मैंने किसी टाइम पे यूज की थी वो ये थी कि पॉक्स पॉक्स हटा दो, ये स्मॉल है ये चिकन है, स्मॉल में कम अल्फाबेट्स हैं और चिकन में ज्यादा अल्फाबेट्स हैं, तो स्मॉल पॉक्स जिस वायरस की वजह से होता है उसमें कम अल्फाबेट्स होंगे और इस वाले में ज्यादा। चिकन में ज्यादा, वेरिसेला में ज्यादा अल्फाबेट्स, स्मॉल में कम, वेरियोला में कम अल्फाबेट्स। ऐसे करके मैंने याद किया था, आपको सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज अपने को ट्रिक निकाल लो। ठीक है, नाउ स्मॉल पॉक्स, वेरियोला, चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू आपको हो सकता है, उसका कपड़ा या कोई चीज आपने यूज कर ली, उसकी वजह से चिकन पॉक्स हो सकता है। इसमें क्या है, ये भी हमारी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। हमारी बॉडी के ऊपर रेड कलर के कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इससे हम खुद को, आइसोलेशन फ्रॉम हेल्दी पर्सन। सेम चीज, घर में जो ठीक ठाक लोग हैं उनसे थोड़ा अलग रहें, है ना, ताकि वो लोग आपकी सेवा भी कर सकें और बीमार भी ना हो। दूसरा होता है यहाँ पे एक लोशन का यूज करना होता है, विच इज द कैलेमाइन लोशन। जो भी अफेक्टेड एरिया है जहां पे चिकन पॉक्स हुआ है, वो डॉक्टर खुद से लिखते हैं, है ना, खुद से हमें दिमाग नहीं लगाना होता। डॉक्टर के पास जाओ, वो खुद से लिखते हैं कि ऐसा ऐसा चाहिए, और फिर वो आप फार्मासिस्ट से लेकर फिर यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड, रेबीज, जिसे कि हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से डर लगना शुरू हो जाता है ना, तो वो रेबीज जो है डिजीज होती है। कौन से वायरस के थ्रू होती है, रेबीज वायरस के थ्रू होती है। अच्छा, ये वाला पार्ट ना आपने यहाँ पे लिखना है, मैंने गलती से ट्रांसमिशन में लिख दिया। ट्रांसमिशन कैसा होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है। तो कोई अगर एनिमल आपको कहते हैं ना बाइट कर दे, जैसे कि डॉग है, वॉल्फ है, फॉक्स है, तो उस केस में होता है। मेनली हम डॉग्स को कंसीडर करते हैं, है ना। ना इसमें क्या होता है, हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाता है ना, हमें अजीब अजीब सी चीजें लगने लग जाती हैं, पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ पे सिम्टम्स में लिखना है। प्रिवेंशन, कैसे हम रेबीज से खुद को बचा सकते हैं। देखिए, पहली चीज, अगर कभी भी कुत्ता काट जाए, चाहे वो पालतू ही क्यों ना हो, इंजेक्शन लगाने होते हैं, है ना। तो सीरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। जहां पे चोट लगी है उसको थोड़ा साफ किया जाता है, वो डॉक्टर खुद से करता है, कार्बोलिक एसिड या नाइट्रिक एसिड से, या फिर आपको शीशी देता है कि खुद टाइम टू टाइम साफ कर लो, है ना। एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है, जो कि लुइस पास्चर जी ने डिस्कवर की थी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वायरल डिजीज हम देखें तो वो है डेंगू। डेंगू, है ना, कौन से वायरस के थ्रू होती है, फ्लेवी राइबो वायरस, इसे डेंगू वायरस भी कहते हैं, बट ऐसे करके एग्जाम में इतना इजी थोड़ी आएगा ना, तो थोड़ा सा आपको एडवांस में चलना पड़ेगा। अब कैसे होती है, किसी मच्छर के खाने से जो कि इन्फेक्टेड है ना। क्या सिम्टम्स है, हाई फीवर, मसल्स में पेन, जॉइंट्स में पेन, प्रॉपर मेडिकेशन लोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं। देखिए, बहुत जरूरी है साथ साथ में नोट्स बनाना, है ना। वैसे ही वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी बात है, बट लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख पाएंगे। लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए आपको नोट्स बनाने ही होंगे, ताकि आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सके।
चलिए, अब हमारा फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। यहीं पे आपको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड जनरल साइंस के नोट्स क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि साइंस अभी मैं पढ़ा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पे सेम वैसे ही कॉलम्स आपको बनाने हैं, डिजीज, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। जो भी प्रिवेंशन है वो मैंने सिम्टम्स में ही साथ में लिख दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो वायरल डिजीज है वो है एड्स। एड्स तो हम वैसे भी पढ़ते आ रहे हैं, हमें आइडिया है एड्स क्या होता है। फुल फॉर्म सबसे पहले देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरल डिजीज है जो कि HIV वायरस के थ्रू होती है, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। सबसे पहले ये जो डिजीज है रिकॉग्नाइज की गई थी CDC के द्वारा 1981 में। अब ये CDC क्या है? द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरल साइंस में नॉर्मली, है ना, बट मैंने वैसे ही लिख दिया। सो एड्स के फुल फॉर्म कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से। इसकी फुल फॉर्म ये वाली चीज एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि ये सबने रटी होती है ना। ये चीज जो टेस्ट है ये आते हैं एग्जाम में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बट ये जो बीमारी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे ट्रांसमिट होती है? सेक्सुअली जब इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है उसके थ्रू, प्लस यूज ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स। सुई लगाते हैं ना, तो बोलते हैं उसका आगे वाला पार्ट यूज करके फेंक देते हैं। एक जो है वो एक सुई, एक नीडल जो है वो दूसरे पर्सन के लिए यूज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये रीजन होता है, अगर एक पर्सन को जिसपे पहले यूज की गई उसकी बीमारी दूसरे पर्सन को लग सकती है जिसपे सेकेंड टाइम यूज की जाएगी। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बॉडी में देखने को मिल जाती है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि ये जो है एड्स हो गया है। अब देखिए लिस्ट बहुत ज्यादा होती है सिम्टम्स की, है ना, तो हम सारी तो यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, कुछ मेन सा हम पढ़ लेते हैं जो कि हमें लगे कि एग्जाम में आ सकता है। नाउ एड्स से रिलेटेड पेपर में क्या आता है? पेपर में आता है टेस्ट। एलिसा टेस्ट कौन से डिजीज से रिलेटेड है? पोलियो से है, मीजल से है, हेपेटाइटिस से है, डायरिया से है, या एड्स से है? तो आपको पता होना चाहिए। आपका एलिसा टेस्ट है, PCR है, वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट है, एंड RIP है। ये चारों ही आपके एड्स से रिलेटेड है। इनके बारे में इसमें क्या होता है, कैसे होता है, पूरा प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट नाम एंड फुल फॉर्म देख लेना है। फुल फॉर्म भी आ सकती है। Now, here ELISA test stands for Enzyme Linked Immunosorbent Assay. PCR stands for Polymerase Chain Reaction. Western blot confirmatory test and RIP stands for Radio Immunoprecipitation Assay. ठीक है जी, चलिए एड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट वायरल डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, विच इज द पोलियोमेलिटिस। इसको ना नॉर्मली पोलियो बोलते हैं, बट पोलियोमेलिटिस सेम ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। पोलियो वायरस के थ्रू होती है। गंदा खाना खा लिया, ऐसा खाना खा लिया जो कि पहले से इन्फेक्टेड था, हो जाएगा। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को जाके, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके इफेक्ट करता है। हमारे गले में प्रॉब्लम हो सकती है, बैकबोन में, नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए क्या करें फिर, अगर पोलियो हो जाए तो क्या करें? देखिए वैसे तो बच्चों को ना ड्रॉपलेट्स दी जाती है, अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा टाइम टू टाइम उनको ड्रॉपलेट्स वैक्सीन दी जाती है। उसके अलावा अगर हो जाए, है ना, किसी बड़े को, तो सॉक वैक्सीन होती है ना, जो कि जॉनस सॉक ने डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी। और ओरल वैक्सीन भी बच्चों को दी जाती है, जिसे कि इन्वेंट किया था एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में फॉर पोरल इराडिकेशन, पोलियो इराडिकेशन, मतलब पोलियो को खत्म करने के लिए। ओरल वैक्सीन होगी जो ड्रॉप्स पिलाई जाती है ना, मुंह में डाला जाता है बच्चों को ड्रॉप्स, उसे बोलते हैं ओरल वैक्सीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारी वायरल डिजीज है ना। बैक्टीरियल डिजीज तो थोड़ी सी थी जो हमने पढ़ी थी, वायरल डिजीज में एक पेज एक्स्ट्रा लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड फटाफट से हाथ चलाते रहने हैं। मीजल्स आपका आ गया। मीजल्स को रुबेला डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, रुबेला वायरस के थ्रू होती है। कंटेमिनेटेड एयर, ऐसी हवा में आप सांस ले रहे हो जहां पे रुबेला वायरस प्रेजेंट है, तो मीजल्स होने के चांसेस होते हैं। ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, बॉडी के ऊपर रेड कलर की इरप्शन हो जाती है, भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, पेट में जलन से शुरू हो जाती है ना। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस। इसे एपिडेमिक जॉन्डिस भी कहा जाता है। ये बीमारी ना जानलेवा होती है, लेकिन स्टेजेस होती है हर बीमारी की, एकदम से हो जाए जानलेवा हो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हेपेटाइटिस की बात करें, ये भी वायरल डिजीज है जो कि हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू होती है। हेपेटाइटिस A वायरस जो कि ज्यादा जानलेवा होता ही नहीं वैसे, एंड हेपेटाइटिस B वायरस जो कि जानलेवा होता है। ठीक है, तो वायरसेस पढ़ लिए। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होती है और हमारे लीवर को इम्पैक्ट करती है। इस चीज को ना आप रट लो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है कि हेपेटाइटिस हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को इम्पैक्ट करता है, तो लीवर को इम्पैक्ट करता है।
नेक्स्ट आता है स्वाइन इन्फ्लुएंजा। H1N1 फ्लू वायरस के थ्रू होता है, हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, कंटेमिनेटेड एयर की वजह से होता है। एयर में अगर ये वायरस है और हम उसी एयर में सांस ले रहे हैं तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस होते हैं। क्या सिम्टम्स है? हेडेक है एंड टायर्डनेस है। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए इसी के साथ आप सबको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। अगेन पेज को वैसे ही डिवाइड करना है, कॉलम्स बनाने हैं सेम। सो स्टार्ट करते हैं इस पेज के पहली डिजीज जो कि है बर्ड फ्लू, यानी बर्ड्स में ये नॉर्मली होती है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस ए की वजह से होती है, हमने कहा बर्ड्स में होती है। तो हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम तो ह्यूमन बींग्स की डिजीज पढ़ रहे हैं ना। नॉर्मली प्राइमरली यानी सबसे पहले ये बर्ड्स में होती है, लेकिन कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं या फिर फार्मर्स कहेंगे आप जो खेतों में काम कर रहे हैं, पशुओं का काम कर रहे हैं, या फिर पोल्ट्री वर्कर्स जो मुर्गी का जो वो होता है ना, मुर्गी पालन जो होता है वहां पे काम करें, या फिर ऐसे लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांस मछली ये सब खाते हैं, है ना। तो ये लोग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बर्ड्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो वहां से अगर ये किसी इन्फेक्टेड बर्ड के कांटेक्ट में आ गए तो ये ह्यूमंस को भी हो जाता है और उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया कि बर्ड वाली डिजीज हम ह्यूमंस में क्यों पढ़ रहे हैं। अब इसके लिए वैक्सीन क्या है? देखिए डिप्थेरिया वाली वैक्सीन ही है इसकी, जिसका नाम है एंटीटॉक्सिन डिप्थेरिया। जैसे ही लगे कि सिम्टम्स आ रहे हैं 12 से 24 घंटे के बीच बीच में ये वैक्सीन दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मम्प्स। सबसे पहले याद रखना है कौन सी डिजीज वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी प्रोटोजोन है। बार बार हर एक पार्ट में कह रही हूँ ताकि ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। 4 ऑप्शंस होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। या फिर ये डिजीज किसकी वजह से होती है, ये डिजीज हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है। जैसे हेपेटाइटिस है वो लीवर को इफेक्ट करता है, इस तरह से। ठीक है, फिर आते हैं मम्प्स। ये होता है पैरामिक्सो वायरस के थ्रू, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट आता है येलो फीवर। ये फ्लेवी वायरस या येलो फीवर वायरस के थ्रू होता है। जैसे ये जो एडीज इजिप्टी होता है मॉस्किटो, इसके काट लेने की वजह से ये फीवर, ये डिजीज हो जाती है। हर्ब्स आता है हमारा, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस के थ्रू होता है। इसमें हमारी स्किन में ना दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, तो इसके लिए हम एंटीवायरल ड्रग्स ले सकते हैं, जैसे कि आपका एसिक्लोविर या वेला साइक्लोविर, है ना। ये सब चीजें हैं और ये याद नहीं रखना, ये जस्ट ऐसी है क्योंकि कुछ चीजें होती है ना एग्जाम में आती है। अब ये जस्ट लिखा था बुक में तो थोड़ा सा मैंने ऐड कर लिया, अदरवाइज ये जो लास्ट वाले है ना 5, इनके बस नाम याद रख लो और ये वाले है ना वायरस का नाम याद रख लो, दैट्स इट। ये सब तो इसमें इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये ऊपर बर्ड फ्लू तक इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हर्ब्स हो गया, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस। चिकनगुनिया की बात करें, चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के खाने से होता है, काटने से होता है। फीवर है, जॉइंट पेन आ जाता है। फिर सार्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सार्स क्या होता है? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी सांस लेने में जब दिक्कत हो जाती है। किसमें? कोरोना को इससे बड़ा किया जाता है ना, इंटरलिंक किया जाता है। तो सार्स की फुल फॉर्म होनी चाहिए पहले तो आपको पता। दूसरा, ये सार्स कोरोना वायरस के थ्रू होता है। फीवर, कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इस केस में हो जाते हैं। ठीक है जी, अब देखिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक वायरल डिजीज हो गया कंप्लीट। प्रोटोजोन डिजीज पढ़ना है अभी, उसके बाद फंगल डिजीज, वर्म डिजीज और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हेल्थ एंड डिजीज इस यूनिट नंबर 11 के अंदर पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। क्योंकि अगर वीडियो का ही पता नहीं लगेगा तो नेक्स्ट वीडियोस कैसे देखेंगे? ठीक है ना। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। आज हम जनरल साइंस बायो के अंडर कवर करेंगे प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में। देखिए, हम हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे, उसमें हमने जाना कि मेनली डिजीज आपके 2 तरह की होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। नॉन कम्युनिकेबल माने जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती है, जैसे कि हो गया आपका कैंसर। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास बैठोगे जिसे कैंसर है तो वो आपको नहीं हो जाएगा, है ना। इस तरह की डिजीज को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरी आती है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एकदम से ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कि कफिंग होती है, कोल्ड होता है, फीवर होता है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आप बीमार आदमी के पास बैठोगे, जैसे जुकाम है, सर्दी है, तो वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। कोरोना में वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज थी, है ना। अब देखिए, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, उसे हमने 5 तरह से क्लासिफाई किया।
बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, फंगल डिजीज एंड वॉर्म डिजीज। सो बैक्टीरियल एंड वायरल, ये दो डिजीज हम पढ़ चुके हैं। आज हम कम्युनिकेबल डिजीज की थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, विच इज द प्रोटोजोअन डिजीज। यानी ऐसी बीमारियां जो किसी प्रोटोजोआ के थ्रू होती हैं उन्हें हम प्रोटोजोअन डिजीज कहते हैं, है ना। अब देखिए ये जो भी डिजीज है हम इसे टेबुलर फॉर्म में कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम वन बाय वन थ्योरी पार्ट पे पढ़ेंगे ना तो वो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है ना। अब देखिए प्रोटोजोअन डिजीज में आपको 4 कॉलम्स इस तरह से बना लेने हैं। डिजीज का नाम, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि कौन से प्रोटोजोआ की वजह से ये डिजीज होती है, सिम्टम्स क्या रहते हैं एंड कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वीडियो आपकी आज बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होने वाली है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। सिर्फ 5 डिजीज हैं जो आज हमें कवर करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, जो कि है काला अजहर डिजीज, जिसे कि दम फीवर भी कहा जाता है। पहली चीज तो ये याद रखनी है आपने कि प्रोटोजोअन डिजीज कौन कौन सी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिजीज का नाम कि किस तरह की डिजीज है, वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअन है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे काला अजहर है विच इज द दम फीवर, ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है। कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होती है, तो लिशमैनिया डोनोवेनी के थ्रू होती है। कोई सैंड फ्लाई है जिसे ये प्रॉब्लम है, जिसमें ये प्रोटोजोआ पाया जाता है, अगर वो हमें काटते तो काला अजहर या दम फीवर हो जाता है। अब सिम्टम्स क्या है भाई, कैसे पता चलेगा कि काला अजहर हो गया है, तो हमारे ऑर्गन्स की एनलार्जमेंट हो जाती है, जैसे कि लीवर है, स्प्लीन है, हमें पता नहीं चलता, हमें कुछ बॉडी में दिक्कत फील होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डेफिनेटली वही हमें बताएंगे, है ना। बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो तो हम नहीं समझ सकते, हम तो इतना समझ सकते हैं गैस हो रही है, पेट खराब हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या रीजन है वो तो फिर डॉक्टर बताएगा टेस्ट के थ्रू, ठीक है। अब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आपका जो भी फिजिशियन बोले, जिस तरह की प्रिकॉशंस बोले, जिस तरह की मेडिकेशन बोले वो लेके, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो डिजीज आती है प्रोटोजोअन डिजीज हम पढ़ रहे हैं, याद रखना है काला अजहर इज ए प्रोटोजोअन डिजीज, दम फीवर आ गया तो वो भी एक प्रोटोजोअन डिजीज है। नेक्स्ट आता है अमीबाइसिस, अमीबाइसिस ऐसे याद रखना। नाउ इसे हम अमेबिक डाइसेंट्री भी कहते हैं। किस प्रोटोजोआ के थ्रू ये होती है, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू ये होती है, जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी ऐसा खाना या ऐसा पानी हम पी रहे हैं जिसमें ये प्रोटोजोआ प्रेजेंट था, तो उसके थ्रू हमें ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। सिम्टम्स की ऐसी बात नहीं की, ये देखिए यहाँ पे जो मैं सिम्टम लिख भी रही हूँ एक आधा वो लिख रही हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन हर एक डिजीज के बड़े सारे सिम्टम्स होते हैं, वो सब हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज आप समझ लें, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें, कैसे हम अमीबाइसिस यानी कि अमेबिक डाइसेंट्री को रोक सकते हैं, तो पहली चीज तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना होता है। बाकी एनवायरमेंटल सैनिटेशन, आसपास अपने सफाई रखें, इफेक्टिव मेडिसिन लें, लाइक यहाँ पे बताया गया है आपका मैक्सोफॉर्म है या एंट्रिक हॉन्डिरो है ना, ये कुछ ऐसी आप कहेंगे डोजेज हैं, ड्रग्स हैं जो लेके थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। आगे चलें, थर्ड हमारी जो प्रोटोजोअन डिजीज आती है दैट इज द स्लीपिंग सिकनेस। हमेशा ये याद होना चाहिए कौन सी डिजीज प्रोटोजोअन है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है। अगर यही नहीं याद तो फिर ये सारा कैसे याद रहेगा, है ना। पहली चीज कौन सी डिजीज कौन सी है ये पता होना चाहिए। दूसरा कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, अगर बैक्टीरियल डिजीज है कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होती है, अगर प्रोटोजोअन डिजीज है कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए थर्ड हम देख रहे थे अपनी प्रोटोजोअन डिजीज विच इज द स्लीपिंग सिकनेस। चलिए थोड़ा सा पेज एडजस्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो स्लीपिंग सिकनेस हमारी प्रोटोजोअन डिजीज है ये ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी के थ्रू होती है। एक सीसी फ्लाई होती है, अगर वो काट ले तो स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। नाम से भी लग रहा है कि लेथार्जिक हो जाता है, इंसान बहुत लेजी हो जाता है, नींद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, थकावट हो जाती है, हेडेक फीवर हो जाता है, हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं गले के पीछे है ना वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत लेजी हो जाते हैं। कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं, बचेंगे क्या, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या क्या इलाज है, तो इंजेक्ट करना पड़ेगा बॉडी में ट्रिप्सोमाइड। बाकी डॉक्टर के पास जाना डेफिनेटली वो बताएगा, है ना। नेक्स्ट आता है पायोरिया। डायरिया पढ़ा, अब पायोरिया पढ़ते हैं। कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होती है ये डिजीज, एंटामीबा गिंगेवेलिस के थ्रू, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। टीथ, अच्छा ये वाली जैसे हम स्कर्वी पढ़ते हैं ना, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। जितने कमेंट्स आएंगे मतलब इतने लोग आप वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज आई डोंट नो मैम, वीडियोस डालो, कंटिन्यू करो बायो। देखिए मैं तो अपनी तरफ से कंटिन्यू कर रही हूँ बट मुझे रिस्पॉन्स भी वैसा चाहिए होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से एकदम स्कर्वी की याद आ गई। सो पायरिया जो कि हमारा एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि एंटामीबा
गिंगे वैलीज के थ्रू होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ये हमारे दांतों पे इफेक्ट करता है, चोट लग जाती है या पस पड़ जाती है या खून निकलना शुरू हो जाता है, तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? रेगुलर डेंटल चेकअप कराना पड़ेगा, दांतों को बार बार साफ करना पड़ेगा, गम्स को, प्लस एंटीसेप्टिक माउथ वॉशर, एक मिनट, प्लस एंटीसेप्टिक माउथ वॉशर्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, माउथ वॉशर्स वैसे भी मिलते हैं, आपको मुंह में डाल के उसका कुल्ला करना होता है ना ब्रश करने के बाद, तो वो भी होते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज मलेरिया। मलेरिया, यस, मलेरिया इज ऑल्सो प्रोटोजोअन डिजीज। हम कर देते हैं इसे कंफ्यूज वायरल या बैक्टीरियल के साथ, नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं ना, सबसे इजी है प्रोटोजोन, वर्म एंड हमारा जो फंगल डिजीज है वो याद करना, क्योंकि 6-6 7-7 है ना। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज देख लो, वायरल देख लो, उसमें थोड़ा सा आइडिया लगा लो, ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स है, आपका स्मॉल पॉक्स है ना, आपका हेपेटाइटिस है, कुछ ऐसी हैं जो पोलियो वायरस है, रेबीज है, पता चलता है वायरल डिजीज है, ठीक है ना। इनको याद कर लो, 5 तो डिजीज है ये सारी प्रोटोजोन। आपने याद कर ली, इन 5 में से कोई आ गया तो आपकी तो लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि 5 डिजीज है। यस आई नो, वायरल एंड बैक्टीरियल ज्यादा है, वायरल तो सबसे ज्यादा डिजीज है ना। तो आपने याद रखना है, कोशिश करनी है, धीरे धीरे खुद से याद होता है। ऐसा नहीं एक टॉपिक उठाया, बुक उठाया और रटने लग गए, नहीं, बस थोड़ा टाइम दो, ज्यादा टाइम मत दो एक टॉपिक को, है ना। बार बार जब आप रिवाइज करोगे खुद से आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी ना। हम बात कर रहे थे लास्ट प्रोटोजोअन डिजीज के, विच इज मलेरिया। कौन से प्रोटोजोआ के थ्रू होता है? जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज होती हैं प्रोटोजोआ की, उसकी वजह से होता है। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के काटने से होता है। हेडेक हो जाती है, मसल एक यानी मसल्स में पेन शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो मलेरिया, पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, अमेबाइसिस एंड काला अजर दमदम फीवर, ये सारी हैं हमारी प्रोटोजोअन डिजीज। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो काफी शॉर्ट है, बहुत लेंथी नहीं है, तो नोट्स जरूर बनाएं। इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट हो गया कंप्लीट। आज हम जनरल साइंस बायो के अंडर स्टार्ट करेंगे फंगल डिजीज एंड वॉर्म डिजीज के बारे में पढ़ना। हम यूनिट नंबर 11 पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंडर, विच इज हेल्थ एंड डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को 5 तरह से हमने क्लासिफाई किया था: बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, फंगल एंड वॉर्म डिजीज, यानी टोटल 5 डिजीज में हमने क्लासिफाई किया था कम्युनिकेबल डिजीज को। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं, जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, राइट। अब देखिए, पहले वाली 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंगल डिजीज एंड वॉर्म डिजीज के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिंगल पेज का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे कुछ समझने वाली बातें हैं जो आपको ध्यान से सुननी होंगी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि है फंगल डिजीज। साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, अदरवाइज वीडियो को देखना सुनना कोई काम का नहीं रहेगा अगर नोट्स नहीं बनाए और जरूरत के टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाए, ठीक है। सो फंगल डिजीज हम सिर्फ क्या करेंगे, डिजीज का नाम, कौन से फंगस की वजह से होती है, प्लस क्या किससे बॉडी पार्ट को हमारे इंपैक्ट करती है। एक चीज आप देखेंगे ना, ये फंगल डिजीज जितनी भी हैं, एक आधे को छोड़ के, लास्ट वाली 2 को छोड़ के, ये जो टॉप वाली 4 हैं हमारी स्किन पे इंपैक्ट करती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एथलीट्स फूट। ये एथलीट्स फूट क्या है? ये एक डिजीज है, ठीक है, फंगल डिजीज है। किसके थ्रू होती है? ट्राइकोफाइटन के थ्रू होती है। स्किन प्रॉब्लम्स इससे हमें हो जाती हैं। जो हम जैसे हम नंगे पैर चलते हैं ना, कई बार चप्पल नहीं पहनते, तो कोई वॉर्म अगर चल रहा है ना, वो वॉर्म यानी कोई अगर ऐसा कीड़ा चल रहा है, कोई फंगल या इस तरह की कोई चीज चल रही है जिसे हम ट्राइकोफाइटन कहते हैं, वो अगर हमारे पैर पे लग जाए, है ना, तो हमारे पैरों में सोजिश आ जाती है ना, स्वेलिंग हो जाती है। तो इस तरह के डिजीज को कहते हैं एथलीट्स फूट। स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब इन शॉर्ट ये रखना याद, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कैबीज। स्कैबीज किसकी वजह से होता है? अकैरस स्कैबीज की वजह से होता है, बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा तो आपको भी ये हो जाएगा। कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हैं ना, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट होती है, राइट। अब देखिए, इससे हमारी स्किन के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, सफेद सफेद धब्बे आ जाते हैं, जिसे हम स्केबीज कहते हैं। स्केबीज क्या है? एक फंगल डिजीज है। नेक्स्ट आता है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म किसके थ्रू होता है? माइकोस्पोरम ट्राइकोफाइटन के थ्रू होता है। ट्रांसमिशन एक्वायर्ड थ्रू सॉइल, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलेगी? कहीं मिट्टी में ये चीज होगी, उससे आपको हो गया, फिर आपसे दूसरे पर्सन को हो सकता है ना। ये भी स्किन पे इंपैक्ट करती है आपके। इसके अलावा हमारा आता है धोबी इच, क्रॉच इच या टाइनी क्रूसिस, है ना। बहुत ऐसे ध्यान नहीं देना, बट कौन से प्रोटोजोअन है, कौन सी फंगल है, कौन सी वॉर्म है, बैक्टीरियल वायरल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। वो तो बिल्कुल रट लो आप, धीरे धीरे खुद से याद हो जाएंगे। तो ये जो हमारा है क्रॉच इच, जिसे हम बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस के थ्रू होता है। स्किन के ऊपर रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो 4 थी ना हमारी स्किन से रिलेटेड डिजीज थी, ये 2 थोड़ी अलग है।
बाल्डनेस समझते हैं, सर पे बाल नहीं रहते, गंजापन, है ना, किसके थ्रू होता है? टाइनिया कैपिटिस के थ्रू हो सकता है। हेयर फॉल हो जाते हैं, सारे बाल झड़ जाते हैं इस पे, ठीक है। लास्ट फंगल डिजीज बट नॉट द लीस्ट, अस्थमा जिसे हम एस्परगिलोसिस भी कहते हैं, किसके थ्रू होता है? एस्परगिलुस फ्यूमिगेटस के थ्रू होता है। देखिए ये तो आपको ना याद करने पड़ेंगे, याद के थोड़ा तुक्का सा देख लो कि एग्जाम में आए तो टिक मार्क कर पाओ, है ना, क्योंकि कहीं पे लिखने को आपको नहीं आएगा। मेंस में कोई आपको नहीं पूछेगा कि लिखो जी 5 फंगल डिजीज के बारे में, ठीक है ना। तो तैयारी उस तरह से करो जिस तरह से एग्जामिनर पूछता है, अपनी मेहनत उस फील्ड में, उस टॉपिक पे लगाओ जहां से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो यहां से आपने याद रखना है, फेमिगेटस करके याद कर लो। इससे क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स का काम क्या है? उसकी जो फंक्शनिंग है वो खराब कर देता है जब हमें अस्थमा हो जाता है इस फंगस के थ्रू। अस्थमा क्या होता है? सांस की प्रॉब्लम। देखना, इनहेलर्स लिए होते हैं, माइनर अस्थमा होता है, मेजर लेवल का अस्थमा होता है, इनहेलर्स होते हैं इनके, और कुछ पंप्स भी होते हैं, है ना। तो वैसे करके आप रिलेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि डिजीज कौन सी फंगल है, कौन सी वर्म है, ये आपको याद रहे। अगर आपको यही याद नहीं रह रहा, मतलब बहुत बड़ा लॉस हो रहा है ना। ठीक है जी, चलिए फंगल डिजीज देख ली। अब नेक्स्ट आते हैं वर्म डिजीज के ऊपर। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था वीडियो बहुत ज्यादा छोटी है, तो नोट्स जरूर बनाए, साथ साथ में आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। और आज की वीडियो आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेगी, 10 मिनट के 8 मिनट की भी वीडियो नहीं होगी, बहुत शॉर्ट रहेगी, ठीक है। एक तरह से हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो है इस यूनिट की। इसके बाद की जो वीडियो आएगी ना, उसमें हम ड्रग्स क्या होते हैं, वैक्सीनेशंस, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जैसे एलिसा टेस्ट किसके लिए है, कौन सी जैसे स्कारलेट फीवर होता है उसके लिए कौन से टेस्ट होता है ना, और कौन कौन से एनिमल्स में कौन कौन सी कुछ फेमस इंपॉर्टेंट डिजीज 5-6 वैसी जो भी मिसलिनियस चीजें रहती हैं हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वर्म डिजीज। अगेन वीडियो के साथ में नोट्स अपने मेंटेन करते रहें। सिर्फ 4 डिजीज हैं। फर्स्ट है हमारा टेप वर्म। कौन से वर्म के थ्रू होता है? टेनिया सेगिनाटा या टेनिया सोलियम के थ्रू। इट अटैचेस इटसेल्फ टू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, चलिए यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये लेंथ में लॉन्ग होती है, और जो हमारी लॉन्ग इंटेस्टाइन है वो लेंथ में छोटी होती है। तो हमने उल्टा नाम क्यों रखा है? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है ना, वो छोटा होता है, तो हमने लेंथ के हिसाब से नहीं, जो ट्यूब ये होती है उसके डायमीटर के हिसाब से रखा है। जो लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है उस ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम उसे लॉन्ग इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेंथ के हिसाब से नहीं बोलते हैं ना, लेंथ के हिसाब से उल्टा है। लॉन्ग इंटेस्टाइन छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा अलग हो गए टॉपिक से, बट ये बेसिक सी चीज है, पता होनी चाहिए। अब देखिए जो टेप वर्म है ये क्या करता है, इसमें जो ये वाला वर्म होता है खुद को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच कर लेता है, ठीक है। उसके बाद सक करता है ब्लड। एक और ऐसी डिजीज है जिसमें ऐसा होता है, बट फिलहाल समझ गए। नेक्स्ट आता है फाइलेरिया। ये भी एक वर्म डिजीज है। कैसे होती है? वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी के थ्रू होती है। एक वर्म है जिसके थ्रू होती है, थ्रू बाइटिंग ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज हैविंग फिलेरियल वर्म्स। किसी ऐसे मच्छर ने काट लिया जिसमें फाइलेरियल वर्म्स थे, तो आपको फाइलेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एस्कैरियासिस। ये एस्कैरिस लुम्बिब्रिक्वाइट्स के थ्रू होती है, थोड़ा नाम से याद रखो, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हुकवर्म इन्फेक्शन। हुकवर्म इन्फेक्शन कैसे होता है? ये एक राउंड वर्म होता है जो खुद को, अब इसमें भी सेम चीज जैसे उसमें होती है ना। ये भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। ये भी एक पैरासाइट की तरह इंटेस्टाइन के साथ चिपक जाता है, और जो भी ब्लड होता है ना, वो सक करता है ह्यूमंस का, ठीक है। सो 4 डिजीज हैं जो वर्म डिजीज हैं, 5 डिजीज हैं जो प्रोटोजोअन डिजीज हैं। उसके अलावा हमने अभी पढ़ी फंगल डिजीज, कितनी है? 6 है ना, तो आपको याद रखनी है, ठीक है जी। आज हम जनरल साइंस बायो के अंडर यूनिट नंबर 11 हेल्थ एंड डिजीज को कवर करेंगे। ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। इसी के साथ हमारा जो ये पूरा यूनिट है ये हो जाएगा कंप्लीट। आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज आपकी आती है, प्रोटोजोअन डिजीज, फंगल डिजीज, वायरल डिजीज, ये सारी जो है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर आती हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो रह जाते हैं वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो एक तरह से आप इसे मिसलिनियस सेक्शन बोल सकते हैं हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक का। इसमें हम इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, यानी कौन सा टेस्ट कौन सी बीमारी के लिए होता है ना, किस बीमारी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये बोलो, इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। कुछ एनिमल्स होते हैं ना, उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सी वायरल डिजीज होती है जिनका पता होना आपको जरूरी है, वो पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इन 2 टर्म्स में बड़ा कंफ्यूज हम हो जाते हैं, तो उसके
बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ये ड्रग्स क्या होती हैं। हम पढ़ते हैं एनाल्जेसिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, या हम बोले ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है, ये सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट पार्ट है इस यूनिट का, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द इम्पॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। कौन सी बीमारी को प्रिडिक्ट करना है, कौन सा टेस्ट उसके लिए सही रहता है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। बहुत इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, टेस्ट एंड डिजीज रिलेटेड है जो उस टेस्ट से वो पढ़ना है, दैट्स इट। जैसे कि सबसे पहले आपका आता है एम्स टेस्ट, एज इट इज इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। अब ये जो एम्स टेस्ट है कौन से डिजीज के लिए होता है, कार्सिनोजेनिसिटी के लिए होता है। मंटॉक्स टेस्ट है आपका टीबी ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। रोज वॉलर टेस्ट रूमेटाइड फीवर के लिए होता है। वेसमैन टेस्ट सिफिल्स के लिए होता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। वेसेनस्टीन टेस्ट प्लेग के लिए होता है। टॉर्निक्वेट टेस्ट डेंगू फीवर के लिए होता है। डिक टेस्ट आपका स्कारलेट फीवर के लिए होता है, ठीक है। तो एज इट इज अपने नोट्स में लिख लें और बार बार इसे पढ़ेंगे, आपको खुद से धीरे धीरे जो है याद होने शुरू हो जाएंगे। यहीं पे देखो ट्यूबरक्लोसिस किस तरह की डिजीज है आपकी, टाइफाइड किस तरह की डिजीज है, एड्स कैसी है, बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोन है। अभी तक आपने पढ़ा है ना, एक बार पूरा टॉपिक फटाफट से रिवाइज करो 15 मिनट के अंदर, और फिर देखो क्या आप यहाँ पे आंसर दे पा रहे हो कि कौन से डिजीज किस तरह की है। अगर दे पा रहे हैं मतलब आपने काफी अच्छे से वो टॉपिक पढ़ रखे हैं प्रीवियस, अदरवाइज आपको अभी फिर से इस पूरे यूनिट को पढ़ने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। पहला सब टॉपिक जो हमने पढ़ना था हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं सम वायरल डिजीज इन एनिमल्स। अच्छा, एनिमल्स में भी ना कुछ वायरल डिजीज मिलती हैं, कौन कौन सी होती हैं देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉलम टाइप बनाया है, एनिमल का नेम, वायरस जिसकी वजह से वो डिजीज होती है, एंड डिजीज का नाम। सबसे पहले हम बात करें गाय में वेरियोला वेरा एक वायरस होता है जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स हो जाता है। बफेलोज भैंसों में पॉक्स विरिडो ऑर्थोपॉक्स नाम का एक वायरस होता है जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स होता है। यानी स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है काऊ में भी होती है, बफेलो में भी होती है, लेकिन दोनों में अलग अलग वायरस के थ्रू होती है। उसके बाद काऊ में ब्लू टंग वायरस होता है ना, जिसकी वजह से क्या डिजीज हो जाती है, क्या बीमारी हो जाती है, ब्लू टंग। काऊ में हर्ब्स वायरस अगर चला जाए तो हर्ब्स डिजीज हो जाती है। डॉग्स में अगर स्ट्रीट रेबीज वायरस चला जाए तो रेबीज डिजीज कुत्तों को भी हो जाती है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। जैसे कि मैंने आपको कहा था बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, तो एक तरह से जो हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक है उसका मिसलेनियस सेक्शन आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि ये वैक्सीनेशन क्या होती है। बार बार हम यूज करते हैं टर्म कि कोई भी बीमारी हुई उसकी वैक्सीन लगवा लो, लेकिन ये वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए हम थ्योरी पे बाद में जाते हैं, बट पहले समझ लेते हैं। कोई भी बीमारी आपको होती है, ठीक है, तो उस बीमारी के जो जर्म्स हैं वो वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन के थ्रू ऑलरेडी हमारी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, ताकि जब भी हमें वो बीमारी एक्चुअल में हो तो हमारी बॉडी जो है उस पर रिएक्ट ना करे। एकदम से ऐसा ना हो कि बॉडी बहुत हड़बड़ा जाए और बहुत गलत एक्शन हमारी हो जाए, हम पे हो जाए, हमारी डेथ हो जाए, या कुछ बॉडी पे बहुत इफेक्ट हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, है ना। तो क्या होता है, जो भी बीमारी, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस हुआ, कोविशील्ड कोवैक्सीन ये सारी लगी, तो इसमें क्या था, इन वैक्सीन में क्या था कि जो कोरोना वायरस है उसके जो डेड पार्ट है, वो हम डेड जर्म्स हैं, वो हमारी बॉडी में इंड्यूस किए जाते हैं, ताकि अगर हमें एक्चुअल में कोरोना होता है तो हमारी बॉडी उस बीमारी से फाइट कर सके, हमारी बॉडी में बहुत डेडली इफेक्ट ना पड़े उस बीमारी का, ठीक है। अब चलिए ये आपने समझ लिया क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीन में आपको कोई दवाई नहीं दी जाती है, वही जर्म्स हमारी बॉडी में डाले जाते हैं, लेकिन वो डेड जर्म्स होते हैं, वो ऐसे जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे कुछ खास इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बॉडी की थोड़ी इम्यूनाइजेशन को बढ़ा देंगे कि एक्चुअल में अगर बीमारी हो तो हम फाइट बैक कर सके, ठीक है। नाउ वैक्सीनेशन क्या होती है, this is the process of artificial introduction of germs called antigens in the body for developing resistance to a particular disease. वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जर्म्स को आर्टिफिशियली हमारी बॉडी में डाला जाता है, इंजेक्शन के थ्रू, है ना, आर्टिफिशियली हमारी बॉडी में डाला जाता है, ताकि अब देखिए इन जर्म्स को, इन पूरे आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ जर्म्स को बोलते हैं एंटीजेंस, है ना। एंटीजेंस एंटीबॉडीज क्या होता है, ब्लड में पढ़ा था हमने, ब्लड ग्रुप में पढ़ा था, है ना, तो वो चीज हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, उसके लिए आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट वाला टॉपिक देखना पड़ेगा। नाउ इनको एंटीजेंस बोलते हैं, इनको हमारी बॉडी में इंड्यूस किया जाता है ताकि हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो सके, जो
वो डिजीज है, जिस पर्टिकुलर डिजीज के लिए आपको वैक्सीन दी जा रही है, उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए हमारी बॉडी रेजिस्टेंस हो सके। और ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ जर्म्स वाला प्रोसेस है ना, कि आर्टिफिशियली कोई जर्म्स हमारी बॉडी में डाले जा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं वैक्सीन लगवाना। ठीक है, अब वैक्सीन में क्या होता है, डेड या वीक जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हमारी बॉडी में डाला जाता है, अनेबल टू प्रोड्यूस डिजीज एज दे आर लेस इन नंबर। अब ऐसा नहीं कि इन जर्म से हमें वही बीमारी एक्चुअल में हो जाएगी, नहीं, ये बहुत कम होते हैं नंबर में, तो ये थोड़ा बहुत इंपैक्ट करते हैं। हो सकता है आपको सर दर्द हो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस बना देते हैं, मतलब रोक देते हैं हमारी बॉडी को कि कल को अगर एक्चुअल में बीमारी हो तो हमारी बॉडी एकदम से रिएक्ट ना करे। ठीक है, बट हमारी बॉडी में ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाए। अब ये स्टेप हमने यहाँ पे छोड़ा, इम्यूनाइजेशन में भी हम यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो जानने वाली हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन को आगे हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन में इन डिटेल। फिलहाल आप देखें कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, छोटा सा टेबल बनाया है, एक साइड पे वैक्सीन का नाम और एक साइड पे डिजीज, जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीन दी जाती है वो लिखा है, तो आपने बस देखते चलना है, एज इट इज अपने नोट्स मेंटेन करते चलने हैं। बीसीजी क्या होता है, बीसीजी बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन पढ़ाया है मैंने ना, तो बीसीजी वैक्सीन जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी डिजीज के लिए दी जाती है। अच्छा, ये डिजीज हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को इम्पैक्ट करती है, लीवर को। उसके बाद आता है पोलियो, पोलियो जो वैक्सीन है पोलियो वायरस के लिए दी जाती है, पोलियो डिजीज के लिए दी जाती है। डीटीपी वैक्सीन डिप्थेरिया टेटनस एंड पर्ट्यूसिस के लिए दी जाती है। हिब वैक्सीन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए दी जाती है। न्यूमोकोकल, ये जो है न्यूमोकोकल डिजीज जिसमें न्यूमोनिया मेनिंगिटिस इस तरह की डिजीज आती है, उसके लिए दी जाती है। रोटावायरस वैक्सीन जो है रोटावायरल डिजीज के लिए दी जाती है, जैसे कि डायरिया हो गया। एंड MMR वैक्सीन मीजल्स मॉम्स एंड रूबेला के लिए दी जाती है। यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, हम देख लेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट पढ़े थे, वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमने देख लिया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स हैं, बिल्कुल फैक्चुअल जैसे पॉइंट्स हैं, वो हम देखते हैं। बट उससे पहले देखिए, आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनरल साइंस अभी हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब तक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है PDF भी नहीं बनती है। ठीक है ना, तो जनरल साइंस के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए, बीच में बात आ गई नोट्स की, हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन क्या होती है, वैक्सीन क्या होती है, अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग वैक्सीन हमने पढ़ ली। अब देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अच्छा WHO क्या है, ग्लोबल लेवल पे हेल्थ केयर प्रोग्राम रखती है ना, हेल्थ सेक्टर को कंट्रोल करती है, जिसकी फॉर्मेशन 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ हमने WHO के बारे में पढ़ रखा है, स्टैटिक GK में ऑलरेडी सारे अवार्ड्स, अर्जुन अवार्ड, ऑस्कर, भारत रत्न, है ना, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरे YouTube चैनल पे जाके आप स्टैटिक GK हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। टोटल 99 वीडियोस वहां पे हैं, मतलब टोटल 99 टॉपिक्स मैं वहां पे पढ़ा चुकी हूँ। चलिए, हम बात कर रहे थे, WHO ने 1974 में ऑफिशियली लॉन्च किया था एक ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, पूरी दुनिया में वैक्सीन लगाने वाला एक प्रोग्राम, ताकि बच्चों को 6 फेटल डिजीज से बचाया जा सके। 6 जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उससे बच्चों को बचाया जा सके। कौन कौन सी है वो डिजीज, डिप्थेरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, पोलियो, TB एंड मीजल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखिए, ये तो हमने बात की ग्लोबल लेवल की वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, लेकिन ये जो वैक्सीन हैं अवेलेबल है अंडर गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। इंडिया में जो गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, आपने देखा होगा, वहां पे छोटे बच्चों को जो है वैक्सीन टाइम टू टाइम लगाई जाती है। 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, है ना, टाइम टू टाइम वैक्सीन लगाई जाती है। अब देखिए, ये जो प्रोग्राम था इंडिया में लॉन्च किया गया था 1985 में। ठीक है, ताकि बच्चों को 6 फेटल डिजीज से बचाना है, तो ये जो है सब कुछ आपको वैक्सीन लगवानी होगी। उसके बाद आता है एडवर्ड जॉनर, इन्होंने डिस्कवर की थी पहली वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1796। स्मॉल पॉक्स किससे होता है, कौन से वायरस से होता है, ये तो हमें पता है वायरल डिजीज है ना, तो ये होता है वेरियोला वायरस से। एंड चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से। कैसे याद करना है, तो भाई वायरल डिजीज वाली वीडियो देखिए, वहां पे मैंने ट्रिक बताई एक छोटी सी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इंडिया जो है डिक्लेयर कर चुका है खुद को पोलियो फ्री नेशन बाय WHO, मतलब खुद को डिक्लेयर किया, बट एक तरह से आपको एक
तरह से कहते हैं ना कि एक गारंटी या आपको क्लीन चिट मिलती है जब कोई ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे। तो यस, WHO के द्वारा इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया है 2014 में। लेकिन आगे भी कोई केसेस ना हो, आगे एकदम से ऐसा ना हो कि पोलियो के केसेस बढ़ जाए, तो अभी भी जो है इसकी वैक्सीन दी जाती है और पूरा कंट्रोल रखा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज हो गया कंप्लीट। अगेन आपसे सेम रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, देखिए वीडियोस बहुत फ्रूटफुल आपके लिए नहीं रहेंगी, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। जिस दिन एग्जाम होगा पिछले दिन आप क्या रिवाइज करोगे, बुक उठा के तो नहीं रिवाइज कर सकते, वीडियोस तो सारी आप एक दिन में नहीं देख सकते, है ना। तो उसके लिए आपको नोट्स चाहिए होते हैं, ताकि एग्जाम से 10 दिन पहले से आप रिविजन स्टार्ट कर दे। एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर ले, एक दिन एंशियंट रिवाइज करे, एक दिन पॉलिटी रिवाइज करे, एक दिन ज्योग्राफी रिवाइज करे, एक दिन साइंस रिवाइज करे। यही सही तरीका है, राइट। चलिए, तो अब इसी के साथ हमारा सेकंड पेज होता है कंप्लीट। वेट अभी एक पेज पे और पढ़ना है थोड़े से पॉइंट्स, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट टर्म हमें जो पढ़नी है दैट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वैक्सीन प्राइमरी रिस्पॉन्स। हमने क्या किया था, बॉडी में एंटीजेंस को इंट्रोड्यूस किया था, यानी जो डेड आपके जर्म्स होते हैं या जो आपके वीक जर्म्स होते हैं उनको बॉडी में इंड्यूस किया था किसी पर्टिकुलर डिजीज के, ताकि एक्चुअल में जब बीमारी होनी हो तो हमारी बॉडी उस एकदम से जो इफेक्ट होता है बॉडी पे उसको रोक सके और सहन कर सके उस डिजीज को। ठीक है, तो अब वो हो गया वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्स आता है, वैक्सीन जब लगी हमारी बॉडी को तो उस वैक्सीन के लिए जो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया दैट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। अब क्या होगा इम्यूनाइजेशन में, जब इंड्यूस किए गए एंटीजेंस तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स भी देगी ना, है ना। तो क्या करेगी, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी अपने अंदर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये वैक्सीन लगने की वजह से होता है। एंड इट डेवलप्स द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। एक्चुअल में जब अगर हमें इन्फेक्शन हो जाए इन केस, तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जो फिर से जो एंटीजेंस आएंगे उसको ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, दैट इज द बॉडी बिकम्स इम्यून टू दैट एंटीजन और इन्फेक्शन। यानी कि इन फ्यूचर कभी भी वो एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज क्रिएट हो चुकी है, प्रोड्यूस हो चुकी है, तो फिर वो उस जर्म से, उस इन्फेक्शन से, उस डिजीज से फाइट बैक कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन में इंड्यूस किया जाएगा, इम्यूनाइजेशन में हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देगी उस वैक्सीन को। ठीक है, चलिए, छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे भी जनरली आपको पता होना जरूरी है। वैक्सीन लगवाते हैं, क्या लगवाते हैं वैक्सीन में, पता तो होना चाहिए ना। ठीक है जी, अब देखिए हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि ड्रग्स क्या होती है। ड्रग्स तो हम एक नशीले पदार्थों को बोल देते हैं, वो भी होता है, लेकिन एक्चुअल में जैसे दुकानों में कोई भी दवाई मिलती है ना तो उसे भी ड्रग्स ही कहते हैं। ठीक है, सो एनी सब्सटेंस अदर देन फूड दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, डायग्नोज, ट्रीट और रिलीव सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशन। हमारे खाने के अलावा कोई भी ऐसी चीज जो हमारी किसी बीमारी को रोक सके, उसका इलाज कर सके, उसे ट्रीट कर सके, या उस बीमारी से हमें शांति प्रोवाइड करवा सके, उस बीमारी के सिम्टम से हमें रिलीफ प्रोवाइड करवा सके, है ना, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ड्रग्स। अच्छा, सर दर्द होती है तो सेरेडॉन खा लेते हैं, डिस्प्रिन खा लेते हैं, है ना। जब बुखार होता है पैरासीटामोल खा लेते हैं। तो ये सब क्या है, ड्रग्स है कि अच्छा सर दर्द हो रही है, डिस्प्रिन खाया, सेरेडॉन खाया, आधे घंटे में सर दर्द ठीक हो जाती है ना। तो वो क्या है, हमारे पेन से हमें रिलीफ प्रोवाइड करवा रही है, हमारी जो बीमारी हमें लगी है सर दर्द की उससे रिलीफ प्रोवाइड करवा रही है ना। तो ऐसी कोई भी चीज खाने के अलावा जो हमें हमारी बीमारी से या हमारी बॉडी के एबनॉर्मल कंडीशन से रिलीफ प्रोवाइड करवा रही है या रोक रही है ना, तो उसे हम कहते हैं ड्रग। अब हम सिंपल ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बिल्कुल सिंपल चीज। एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, एंटीबायोटिक्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, ये 4 चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस बनाएं और साथ साथ में नोट्स मेंटेन करते रहें। सबसे पहले आता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, पेन किलर्स होते हैं। जब हमें दर्द हो रही है तो उस टाइम पे उस दर्द को दबाने के लिए जो हम दवाइयां खा लेते हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। ये पेन मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, जैसे कि आपका पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, मॉर्फिन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक आपको नाम से भी लग रहा होगा, सिंपल मैं बात करूं, कभी ऑपरेशन होता है ना तो हमें बेहोश कर देते हैं, है ना। तो वो जो बेहोशी के लिए दिया जाता है चीज या ड्रग दैट इज नोन एज एनेस्थेटिक। चलिए अब थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में देखें। सो ये यूज किया जाता है टू इंड्यूस एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया देना है हमें, है ना, तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एनेस्थेटिक।
अब क्या होता है ये एनेस्थीसिया, टू रिजल्ट इन अ टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन। थोड़े टाइम के लिए हम सेंस भूल जाते हैं कि हम बिल्कुल मदहोश हो जाते हैं, बिल्कुल बेहोश बोलेंगे हम, है ना, मदहोश नहीं, बेहोश हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है ना, बिल्कुल डेड टाइप हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि हमें एनेस्थीसिया दिया गया, सो दैट जो पेनफुल सर्जरी है या प्रोसीजर्स जो हमारी बॉडी पे किए जाएंगे उसका हमें पता ना लगे, हमें दर्द ना हो। ऑब्वियसली जब हो जाएगा ऑपरेशन उसके बाद तो दर्द होनी है, बट उस टाइम पे ना हो। अब ये जो एनेस्थीसिया होता है दो तरह का होता है, जनरल एंड लोकल। जनरल माने पेशेंट को पूरा अनकॉन्शियस कर देते हैं, पेशेंट की पूरी बॉडी एक तरह से डेड हो जाती है, तो ऑपरेशन कर लो नहीं पता चलता पेशेंट को। लोकल एनेस्थीसिया होता है कि हमारी बॉडी का ना एक पार्ट ही नम होता है ना, कोई एक पार्ट, मान लीजिए ब्रेन में नहीं कहूंगे, मान लीजिए हाथ में कुछ कर रहे हैं, हाथ में चोट आ गई, हाथ का ऑपरेशन हो रहा है, तो हमारे हाथ या बाजू वाले पार्ट को नम कर देंगे, बाकी हम जो है सही कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। तो वो होता है लोकल एनेस्थीसिया, मतलब बाकी हमें होश रहेगा, हम बात कर पाएंगे, लेकिन हाथ में क्या हो रहा है वो फील नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। कोई बैक्टीरियल डिजीज हमें हो गई है तो उससे बचाव के लिए, है ना, या उसको फाइट बैक करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। दे मे ईदर किल और स्टॉप देम फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग। अब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें हो गया है, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर घुस गया है किसी भी वे से, तो या तो उस बैक्टीरिया को मार देते हैं एंटीबायोटिक्स, या फिर उन बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में रिप्रोड्यूस होने से रोक देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए जो दिए जाते हैं। इन बैक्टीरियाज को या तो मार देते हैं या रिप्रोड्यूस होने से रोक देते हैं। एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलिन। एंड एनाल्जेसिक क्या होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में आती है और हम इन चीजों को बड़ा स्किप करते हैं, है ना, गलत चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब, ट्रैंक्विलाइज का मतलब होता है शांति प्रोवाइड करवाना, ठीक है। सो एक ड्रग होती है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पीपल फील काल्म और टू हेल्प देम स्लीप, है ना। कई बार लोगों को बिल्कुल शांत करना है ना, कोई बहुत शोर कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उनको ट्रैंक्विलाइजर्स के इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो पर्सन शांत हो जाए और गहरी नींद में सो जाए, ठीक है। टू ट्रीट एंग्जाइटी स्टेट्स, कई लोगों को एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं, उनको भी ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कोई डाउट नहीं है, फिर भी कोई डाउट है बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमारा ये टॉपिक, हमारा ये पूरा यूनिट नंबर 11 हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। कौन सा, तो मैं देखूंगी एक बार, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है ना, तो मुझे सारे टॉपिक्स चेक करने होंगे कौन कौन से बचते हैं। बट एक डिमांड आई थी कि एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। देखिए प्लांट्स का तो मुझे लगता है मैंने काफी कुछ पढ़ा भी रखा है, एक बार मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो 1-2 दिन का थोड़ा टाइम चाहिए आपसे, है ना। थोड़ा सा एक बार मैं स्टडी कर लूँ कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना, एक बार डिसाइड हो जाए फिर फटाफट से वीडियोस बना देंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।